चलिए, स्वागत है आप सभी का। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जय दिवाली, है ना। आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे आरटीपी नवंबर 23 को सॉल्व करने आईबीएस की, है ना। टाइम बिल्कुल कम है तो फटाफट से तीनों केस स्टडी करके ख़त्म करते हैं, फिर जितना टाइम पास करना हो एग्ज़ाम के बाद करना, ठीक है। सबसे पहले प्रथा के मुताबिक हम लोग जंप करेंगे रिक्वायर्ड पार्ट पे। रिक्वायर्ड पार्ट MCQs. Which of the following statement would be correct for the services that FPL provides to mid-sized companies, all of whom are registered under GST law? मतलब FPL कोई रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है कुछ सर्विसेज और हमको GST इम्प्लीकेशन देखना है, देख लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ FPL चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है, DT का क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू एडेड सर्विस बाय FPL वुड बी SCMP का क्वेश्चन है, जहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी सर्विसेज दी होंगी, वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड। हमको वैल्यू एडेड सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो एंड यूजिंग मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, विच ऑफ द एलिमेंट would front runner private limited focus on to ensure its strategic change to introduce LTL shipments is successful and meets customer expectations effectively? SCMP का क्वेश्चन है, मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क का। इसका बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा जितना MCQ के लिए रेलेवेंट होगा। मैच FPL's डिसीजंस टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ CRM, ठीक है, मतलब SCMP का क्वेश्चन है। ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है। Descriptive questions. The management wishes to link business strategy with the day-to-day operations of the business. As a management consultant for the company, you plan to present the above information applying the performance pyramid model suggested by Lynch and Gross. Performance pyramid का क्वेश्चन है SCMP का। अच्छा, थोड़ा सा इसमें आपको समझना भी पड़ेगा, फिर कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे लिखना है, वो सब करा दूंगा मैं आपको। अच्छा क्वेश्चन है, हाउ शुड द मॉडिफिकेशन ऑफ लीज अग्रीमेंट विद SPL बी अकाउंटेड फॉर? इंड AS 116 का लीज मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसका भी कॉन्सेप्ट भी मैं आपको करा दूंगा जिन लोगों का वीक है। 1.8 में 4 सब क्वेश्चन है। सजेस्ट अ फ्यू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस अराइजिंग ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द ट्रक्स। आइडेंटिफाई द एरर इन R वेंकटेश करंट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस बाय इंप्लीमेंटिंग TQM। TQM मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, आएगा क्या होता है बता दूंगा। Advice on the lean management philosophy that R Venkatesh can implement to address the issue of unexpected breakdown of trucks। मतलब यहाँ पे कोई इशू आइडेंटिफाई करना है और नीचे उस इशू को रिजॉल्व करना है। Discuss how the recommended lean management philosophy aligns with and supports the objective of TQM। ये आपका रिक्वायर्ड पार्ट था। अब फटाफट से हम जंप करेंगे केस स्टडी पे। अच्छा, इसमें SCMP का कंटेंट अच्छा खासा है तो इसको मैं एक बिजनेस केस स्टडी बोल दूंगा। बिजनेस केस स्टडी वर्सेस नॉर्मल केस स्टडी मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि बिजनेस केस स्टडी मतलब आप ऐसा समझ लो कि SCMP का मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। नॉर्मल केस स्टडी में आपका वही FR, SFM, DT, ITT ऑडिट घिसा पिटा पूछते हैं। बिजनेस केस स्टडी में आपको थोड़ा सा दिमाग खोलना पड़ता है, ठीक है। लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री की केस स्टडी फटाफट देखते हैं। कंपनी का नाम है FPL। FPL traces its origin back to the beginnings as a proprietorship firm founded by Hansraj several decades ago. What started as a modest venture has grown steadily over the years, evolving to a prominent trucking company specializing in transportation of commercial goods across various destinations within the state of Gujarat. FPL is a registered GTA. Recognizing the competitive landscape in which it operates, FPL has consistently aimed at maintaining high quality delivery standards to establish its reputation in the market। फालतू पैराग्राफ है, irrelevant है, काट देना। हम ऐसा ही करते हैं ना, क्वेश्चंस पहले पढ़ते हैं, फिर जो भी irrelevant इन्फॉर्मेशन है उसको काट देते हैं ताकि हम ज़्यादा चीज़ों पे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस कर पाए। Due to its sustained growth and expanding operations, FPL transitioned from a proprietorship firm to a registered private limited company। ये एक relevant information है कि इसका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये तो यहीं पे मिल जाता, ठीक है। This transformation allowed the company to formalize its structure, enhance operational efficiency and position itself strategically within the logistics and transportation industry in Gujarat। अच्छा, ये एक और चीज़ पता चली कि ये सिर्फ इंटर स्टेट गुजरात के अंदर ही डिलीवरीज करता है, गुजरात के बाहर इसका बिजनेस नहीं है। Today, FPL continues to uphold its commitment to excellence in service delivery, leveraging its experience and infrastructure to meet the logistical needs of its diverse clientele effectively.
This historical evolution underscores FPL's journey from humble beginnings to current standing as a respected player in the competitive transportation sector of Gujarat, driven by a dedication to quality and customer satisfaction. ये भी फालतू पैराग्राफ है क्योंकि क्वेश्चन हमने पढ़े, क्वेश्चंस जो पढ़े उसके रेलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन हमको पहले 2 पैराग्राफ से नहीं मिली है। यहाँ से पढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ FPL's करंट ऑपरेशंस। FPL ऑपरेट्स इट्स फ्लीट ऑफ 9 ट्रक्स। देखो एक क्वेश्चन है, कंप्यूट द टोटल इनकम। अब आप लोगों को पता है कि एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी की इनकम नंबर ऑफ ट्रक्स इंटू उसका वेट इंटू कुछ कुछ करके आती है, तो ये 9 ट्रक्स वाली इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है। FPL ऑपरेट्स इट्स फ्लीट ऑफ 9 ट्रक्स फ्रॉम अहमदाबाद, रेफर एनेक्चर फॉर द इन्फॉर्मेशन। देखते हैं। द शिपमेंट्स आर प्राइमरीली फोकस्ड ऑन B2B डिलीवरीज, मतलब रिटेल नहीं, होलसेल डिलीवरीज। मतलब फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में कोई डीलर है, सूरत में कोई उसका बिजनेस है, तो B2B डिलीवरीज होती है। मतलब एज एन इंडिविजुअल मुझे कोई डिलीवरी नहीं मिलेगी FPL की तरफ से, बिकॉज B2B है, B2C नहीं है। That is one business enterprise to another business enterprise within the state of Gujarat. The business enterprises, मतलब जो मेरे clients है, are mid-sized companies that have to make frequent shipments to other clients. मतलब जो मेरे clients है वो mid-sized companies है, ठीक है। Once the goods are delivered to the destination, the company uses services of agents who can arrange to have shipments for the return journey back to Ahmedabad. ध्यान दो ये क्या है। फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद में कोई आदमी बैठा है, B1 बिजनेस बैठा है अहमदाबाद में, और B2 कोई दूसरा बिजनेस बैठा है सूरत में, ठीक है। यहाँ से गाड़ी फुल हुई, सूरत डिलीवर हुई, ठीक है। अब सूरत से ये तो ट्रक खाली हो जाएगा, खाली हो गया। अब सूरत से अगर ये ट्रक वापस अहमदाबाद खाली आएगा तो FPL के बिजनेस का नुकसान होगा। क्यों? खाली ट्रक वापस आ रहा है, उसमें अगर कुछ माल भरा होता तो उसके भी पैसे मिलते। तो सूरत में ये ट्रक फुल करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सूरत में उस ट्रक को फुल कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है एजेंट्स की, कि एजेंट सूरत में कोई क्लाइंट ढूंढेंगे जिसको अहमदाबाद में डिलीवरी करवानी हो, तो सूरत से अहमदाबाद वो ट्रक फुल आएगा। बात समझ में? रिक्शा वाले भी ऐसा करते हैं। अगर आपको दूर जाना है कहीं पे तो रिटर्न जर्नी का भी पैसा मांगेंगे। क्यों? रिटर्न वो बोलेगा मेरे को खाली आना पड़ेगा, मेरा नुकसान होगा, तो वो रिटर्न के भी आपसे पैसे चार्ज करेगा। बात समझ में आई? इन ट्रकिंग जार्गन, अ ट्रक ऑन द रोड विदाउट कैरिंग एनी लोड इज कॉल्ड डेड हेडिंग। मतलब अगर सूरत से अहमदाबाद अगर ट्रक वापस आया तो उसको डेड हेडिंग करते हुए आया ट्रक, ऐसा बोलेंगे। ट्रकिंग जार्गन या लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का जार्गन ही। A trucking company will try to minimize the kilometers covered in a dead head because it is unproductive. Certainly, for example, सूरत से नहीं, मुझे सूरत से आते हुए वडोदरा में कोई क्लाइंट मिल गया, ठीक है, तो सूरत टू वडोदरा ये मेरा नुकसान हो गया, इसको डेड हेड बोलेंगे। और वडोदरा से मेरा शिपमेंट पैक हो गया तो इसको डेड हेड नहीं बोलेंगे, कि यहाँ पे इसको डेड हेड बोलेंगे। Therefore, the company has agents on the ground who can find appropriate shipments within few days' time. This way, the utility of truck and productivity of each shipment journey improves. ठीक है, इतना समझ में आया? All shipments thus far have been full truckload shipments. Full truckload, इस टर्म को ध्यान रखना। इसके बाद एक और टर्म आएंगे, उसको भी ध्यान रखना। This means the entire truck is booked for the shipment of just one client. मतलब ये जो B1 है और ये जो B2 है, ठीक है, तो ये जो पूरा जो शिपमेंट है वो सिर्फ B1 के लिए बुक हुआ है। मतलब B1 के साथ कोई B3 नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन के लिए वो पूरा ट्रक बुक होता है। बात समझ में आई? और उसको बोलते हैं फुल ट्रक लोड बुकिंग। फुल ट्रक लोड बुकिंग, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो फुल ट्रक लोड समझ में आया? फुल ट्रक लोड मतलब पूरा ट्रक एक ही क्लाइंट के लिए बुक हुआ, वो गया वहाँ पे डिलीवरी कर दी, अब वो ट्रक वहाँ पे खाली पड़ा है, ठीक है। The goods are collected from the client are delivered directly to the destination. सिंपल है, अगर एक क्लाइंट के लिए ही मेरा ट्रक बुक हुआ है तो बीच में रुकेगा भी नहीं, सीधा डिलीवर हो जाएगा। बिकॉज अगर देखो 2-3 लोगों को उठाना है तो बीच में ट्रक रुकेगा। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में एक क्लाइंट के लिए भरा, आधा ट्रक भरा, फिर एक और डेस्टिनेशन पे रुक के आधा ट्रक भरा, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं, अहमदाबाद में पूरा ट्रक फिल हो गया, फिर वो सीधा वहीं पर रुकेगा जहाँ पे उसका डेस्टिनेशन है। Advantages of FTL shipments are minimum handling of goods, loading and unloading will be from a single vehicle and fast delivery of goods with the minimum damage. मैंने पूरा ट्रक बुक कर लिया, ठीक है, एक बार गुड्स लोड हुए, दूसरी जगह अनलोड हो गए, बीच में ना कभी रुका, ना कुछ हुआ, ना हैंडलिंग हुआ। बिकॉज फॉर एग्जांपल 2-3 क्लाइंट्स के लिए अगर ट्रक बुक होता है, एक क्लाइंट ने फिल किया, फिर उसका दूसरे क्लाइंट के स्पेस करने के लिए थोड़ा
हैंडलिंग करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, पूरा ट्रक फुल हुआ या नहीं हुआ वो एक ही क्लाइंट के लिए बुक होगा, ठीक है। ड्यू टू लो फ्यूल प्राइसेस द कंपनी हैज बीन एंजॉइंग रीजनेबल प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस बिजनेस, हाउएवर फ्यूल प्राइस हैव इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स ड्यू टू स्टिफ competition. A number of shipments have been stagnant for a while. Clients have different transporters to choose from, resulting in a possibility of downtrend in the number of shipments for FPL in the coming year. थोड़ा फ्यूल प्राइस बढ़ गया है, मार्केट में ऑप्शन ज़्यादा है, तो हो सकता है कि दूसरे ऑप्शन पे मैं जो क्लाइंट है वो शिफ्ट हो जाए। इंट्रोड्यूसिंग LTL शिपमेंट्स फॉर अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी तक हो क्या रहा था, एक क्लाइंट के लिए मेरा ट्रक बुक हो रहा था, ठीक है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है समझना। फॉर एग्जांपल मेरी ट्रक की कैपेसिटी है 1000 किलो की, कितनी 1000 किलो की, एक ही क्लाइंट के लिए बुक हुआ है, और पर किलो का रेट है फॉर एग्जांपल 10 रुपये, ठीक है। पर किलो का रेट क्या है 10 रुपये। तो एक रन में मेरे को कमाने कितने हैं 10,000 रुपये इस एक क्लाइंट से, मैक्सिमम में इतने कमा सकता हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरा जो शिपमेंट है वो सपोज 800 किलो का है, 800 किलो का, 800 किलो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, उसके 10 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये मुझे मिले। ये कैपेसिटी खाली जा रही है 2,000 किलो की, सॉरी 200 किलो की। ये 200 किलो की जो कैपेसिटी खाली जा रही है उसमें मेरा 2,000 का लॉस हो रहा है, और वो लॉस मैं फुलफिल भी नहीं कर पा रहा बिकॉज मैंने इस क्लाइंट को बोल दिया है कि ये ट्रक सिर्फ तेरे लिए बुक हुआ है इस बार। तो उसने पूरा भरा या आधा भरा, पूरा भरा या आधा भरा, बाकी का जो कैपेसिटी वो तो खाली जा रहा है, और ये तो पर किलो का ही पैसा देगा। वो ऐसा नहीं बोलेगा कि एक काम कर मेरा 800 किलो है लेकिन मैं तुझे पूरे 10,000 दूंगा, वो क्यों देगा, वो किसी और के पास चला जाएगा। बात समझ में आई। तो हो सकता है कि यहाँ पे उन लोगों को 2,000 का थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इस लॉस को मिटिगेट करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं आगे सुनना, LTL शिपमेंट्स इंट्रोड्यूस करना। LTL मतलब क्या होता है देखते हैं। To gain competitive edge, FPL plans to offer less than truckload shipments to many of its clients. मतलब ये 8,000 तू बुक कर ले, 2,000 मैं किसी और से बुकिंग ले लूँगा। 2,000 से जैसे ही मैंने वो बुकिंग लेना स्टार्ट किया, अब ये एक्सक्लूसिव बुकिंग नहीं है इसका, दूसरा क्लाइंट भी आएगा, तो हैंडलिंग चार्जेस बढ़ जाएंगे, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस बढ़ जाएंगे, थोड़ा मटेरियल हैंडलिंग का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन उसके इम्प्लीकेशन है, उसके बेनिफिट्स भी है, उसके नुकसान भी है, ठीक है। Here, shipments by the clients will be larger than a parcel, but not enough to require the entire truck. मतलब for example, क्या होगा, पार्सल या शिपमेंट का साइज इतना बड़ा होगा कि उसको ट्रक में जाने देना पड़े, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होगा कि पूरा ट्रक आ जाए वापस से। अगर छोटा सा शिपमेंट है तो मेरा क्लाइंट एक छोटा टेम्पो या कुरियर कर लेगा, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा शिपमेंट है तो मुझे ट्रक में भेजना पड़ेगा। लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है कि पूरा ट्रक बुक करना पड़े, और इतना छोटा भी नहीं है कि अदर देन ट्रक कोई भी मेरा जो कैरियर व्हीकल है वो ले जाए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, आखिर पूरी केस स्टडी पढ़ोगे फिर रियलाइज होगा आप लोगों को। वापस से ये लाइन पढ़ता हूँ। Here shipments by the clients will be larger than a parcel carrier can handle. Parcel carrier मतलब small vehicle समझ लो, but not enough to require an FTL shipment. FTL मतलब पूरा ट्रक बुक करना पड़े, इतना बड़ा भी नहीं है, और एक छोटा सा ट्रक उसको कैरी कर ले, इतना छोटा भी नहीं है। बात समझ में आई। Shipment loads from various clients will be collected at a common collection area in Ahmedabad. पहले क्या होता था FTL में, FTL में क्या होता था, मेरा जो ट्रक है वो सीधा क्लाइंट के उधर जाता था, लोड होता था, और डेस्टिनेशन में जाके अनलोड होता था। अब क्या हो रहा है LTL में, लेस देन फुल ट्रक लोड में क्या हो रहा है, जो भी शिपमेंट्स है वो एक कॉमन एरिया में गैदर होते हैं, जितने भी शिपमेंट्स है वो एक कॉमन एरिया में गैदर होते हैं। यहाँ से ट्रक लोड होता है, यहाँ से ट्रक लोड होता है, और फिर डेस्टिनेशन पे जाता है। बात समझ में आई, ये डिफरेंस समझ में आया। Once the truck load is filled, the shipment will be made to respective destinations of each of the clients. अब जैसे एक डेस्टिनेशन पे जाना है तो बहुत सिंपल है कि एक डेस्टिनेशन पे रुको, अनलोड करो, फ्री हो जाओ। लेकिन अगर मल्टीपल डेस्टिनेशन है तो बार बार ट्रक को उस डेस्टिनेशन पे जाना पड़ेगा, रूटिंग रीरूटिंग करना पड़ेगा, हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है।
Given the piecemeal orders that are aggregated to form a full truckload, typically an LTL client is willing to wait for maximum 7 days from the time of goods are handed over for delivery to the actual delivery at the designated destination. मतलब आप जब कुरियर करते हो तब आप पूछते हो ना कब तक पहुंचेगा, वो बोलेगा 2 दिन 3 दिन। आप ऐसा बोलते हो नहीं कल के कल चाहिए, क्यों? कुरियर है, वो सिर्फ मेरा कुरियर लेके नहीं जा रहा, उसके पास और 100 कुरियर्स है, तो वो अपना टाइम लेगा। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो कि मेरा पार्सल लेके एक आदमी को भेज कल तक पहुंच जाना चाहिए, सिर्फ मेरा पार्सल लेके एक आदमी को भेज वो कल तक पहुंचना चाहिए, तो बोलेगा ना ठीक है, आप उसके हिसाब से उस आदमी के और उसके ट्रांसपोर्टेशन के एक्स्ट्रा चार्जेस दे दो। तो ऐसा हो रहा है जब LTL बिजनेस आ रहा है या LTL लेस देन फुल ट्रक लोड है, तब जो कस्टमर है वो 7 दिन तक वेट करने को तैयार है कि आप एक काम करो, मैंने आपको अभी पार्सल दिया, आप विदिन 7 डेज अपने पार्सल इकट्ठे करो और जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचा देना। फुल ट्रक लोड में ऐसा नहीं होता था। फुल ट्रक लोड में मैंने अगर आज लोड कर दिया, मैं बोलूँगा कल तक डिलीवर हो जाना चाहिए, क्यों? मेरे अलावा तू कोई और शिपमेंट डिलीवर ही नहीं कर रहा। बट अगर लेस देन फुल ट्रक लोड है तो कस्टमर को भी उतना वेट करना पड़ेगा ना। दूसरे शिपमेंट्स जब भरेगा, ये जो अपना जो कंपनी है वो दूसरे शिपमेंट्स भरेगा फिर डिलीवर करेगा, तो उतना टाइम लगेगा। वो टाइम क्या है? 7 दिन। 7 दिन तक मेरा कस्टमर वेट करने को तैयार है, उससे ज़्यादा नहीं। Like the FTL model, the LTL model also focused on mid-sized companies that need to make small shipments to other clients on regular business. मतलब मेरा जो क्लाइंट बेस है वो सेम है, मिड साइज कंपनीज, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। अभी भी मैं B2B ही कर रहा हूँ, बात समझ में आई। लेकिन पहले मैं डेडिकेटेडली एक ही कस्टमर के लिए काम करता था, अब मैं मल्टीपल कस्टमर्स के लिए काम कर रहा हूँ, जहाँ पे एक कॉमन एरिया में सब कलेक्ट होगा और 7 दिन में मुझे उसको डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है। बात समझ में आई। The advantage of LTL shipment is that it facilitates smaller consignments to be shipped at economical cost to the company. This brings flexibility in operations to a business. At the same time, smaller shipments provide an opportunity of widening the clientele base. अब कोई क्लाइंट होगा वो बोलेगा यार मेरी तो फुल ट्रक बुक करने का तो मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ आप फुल ट्रक बुक मत कराओ, आप एक पार्सल दे दो, हम लेके जाएंगे, तो बोलेगा तो ठीक है। तो मेरे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे ना, मैं सर्विस बेस अपना ब्रॉड कर रहा हूँ, मैं फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा हूँ बिजनेस में, तो क्लाइंट बेस बढ़ेगा मेरा। प्रेजेंटली इट टिपिकली टेक्स 4 days टू गेट एन FTL ऑर्डर. Due to an increased volume of shipments on account of wider clientele base under LTL model, the full truckload capacity is achieved within 3 days time instead. मतलब पहले मुझे क्या था, एक FTL बिजनेस में अगर मुझे ट्रक को फुल करवाना था तो मुझे 4 दिन में एक कस्टमर मिलता था। अब क्या हो रहा है, मुझे बहुत सारे कस्टमर्स मिल रहे हैं जिससे मेरा जो ट्रक है वो फुल कैपेसिटी 3 ही दिन में हो जा रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे 1000 किलो का मेरा कैपेसिटी है कि अब 1000 किलो का एक कस्टमर ढूंढने में मुझे 4 दिन लगते थे, लेकिन मैंने क्या किया 100 किलो के 10 कस्टमर ढूंढ लिए तो मुझे 3 दिन में मिल गए, तो मेरा जो ट्रक है वो 3 दिन में फुल हो गया। मतलब मुझे 1 दिन का बेनिफिट मिला। बात समझ में आई। बेसिकली मेरा टर्न अराउंड टाइम कम हो रहा है। मैं यहीं पे अपना जो ट्रक फुल होने का प्रोसेस है उसमें 1 दिन कम कर दूंगा तो डिलीवरी में भी एक टाइम कम होगा, तो मेरा जो टर्न अराउंड टाइम है वो कम हो जाएगा 1 दिन से। ठीक है। This decision to introduce LTL shipments in addition to FTL shipments has been strategic change for the business. At present, FPL handles about 15% of the total consignments that are made within Gujarat. It wants to maintain and if possible grow its market share using both FTL and LTL मॉडल्स। देखो FPL कंपनी का नाम है और FTL बिजनेस मॉडल का नाम है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे FPL हैंडल्स 15%, मतलब FPL जो अपनी कंपनी है उसका मार्केट शेयर 15% में, कंफ्यूज मत होना। FPL कंपनी का नाम है जो 15% शिपमेंट्स को हैंडल करता है विद इन गुजरात, मतलब उसका 15% क्या है, मार्केट शेयर। ठीक है। अब इस कंपनी को अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है यूजिंग FTL and LTL. To get a larger clientele base, it has increased its advertising spend to make its presence known in the market. Advertisement in specific trade publications, membership on the trucking load boards that help to find clientele online, participating in trade association events, etc. The company plans to target mid-sized companies as customers that can give shipment loads at regular intervals. मतलब वापस से मुझे जो अपना कस्टमर बेस है वो सेम रखना है, mid-sized companies. When the client requires, FPL can provide packing services to help the client manage its outbound shipments efficiently. मतलब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, मैं आपको पैकिंग सर्विसेज भी दूंगा या उसमें हेल्प करूंगा।
Also, where the client requires, FPL is also planning to offer transport insurance advisory services that will help its clients to choose an appropriate plan as per its requirements. मैं बोलता हूँ अहमदाबाद से सूरत आपका जो शिपमेंट जा रहा है वो बहुत कीमती है, तो उसमें मैं आपको इंश्योरेंस सर्विस भी दूंगा, या इंश्योरेंस सर्विस नहीं दूंगा तो इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विस दूंगा कि एक काम करो, आप बजाज एलियंस का ये इंश्योरेंस ले लो, इसका प्रीमियम इतना है, अगर आपके शिपमेंट को कुछ हो गया तो मैं आपको क्लेम में भी हेल्प करूंगा, आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। इंश्योरेंस सर्विस नहीं दे रहा, इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विस दे रहा हूँ। मतलब आई एम नॉट इंश्योरिंग, आई एम जस्ट टेलिंग कि इनसे इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि इंश्योरेंस लेने में बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है, सम अश्योर्ड क्या है, क्लेम प्रोसेस क्या है, कितना प्रीमियम है, तो वो सब एनालिसिस करके मैं अपने क्लाइंट को बोलता हूँ कि एक काम करो, आप इसका इंश्योरेंस ले लो, इसका प्रीमियम कम है, इसका सम अश्योर्ड इतना है, इसका जो क्लेम प्रोसेस है वो इतना है, तो आपको आपका जो लॉस रिकवरी है वो टाइम पे हो जाएगा। इंश्योरेंस एडवाइजरी, नॉट इंश्योरेंस सर्विस। दिस विल बी डन फॉर अ स्मॉल फी पेबल टू FPL अलॉन्ग विथ इनवॉइस वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा जो 10,000 है वो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का फ़ी है, प्लस मैं बोलूँगा 1,000 मुझे आप इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विस के दे दो, तो मेरा 11,000 का टोटल फी हो जाएगा। बात समझ में आई? फॉर बोथ FPL एंड LTL शिपमेंट्स द सीनियर मैनेजमेंट हैज टारगेटेड कॉस्ट पर किलोमीटर रेट ऑफ 500, मतलब 1 किलोमीटर चलने का ट्रक का कॉस्ट होना चाहिए 500 रुपये, रेवेन्यू 800 रुपये, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए 300 रुपये पर किलोमीटर, सॉरी पर केजी नहीं, पर किलोमीटर। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड ऑफ 10 वर्किंग डेज, एवरेज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ 20 lakhs एंड अबव। मतलब जब डिलीवर हुआ मेरा गुड्स उसके 10 वर्किंग डेज में मेरा पेमेंट आ जाना चाहिए, और मेरा जो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू 20 लाख से ऊपर होना चाहिए। मतलब एक कस्टमर मैंने ऑनबोर्ड किया तो मुझे एटलीस्ट 20 लाख का बिजनेस दे के ही जाए, या उससे अबव, उससे बिलो तो मैं कभी टारगेट नहीं करूँगा, करूँगा तो उससे अबव करूँगा, बिलो क्यों करूँगा। The senior management acknowledges the need to track non-financial metrics to sustain and improve the business. Proposed operational metrics to be collated separately for FPL and LTL include, मतलब ये तो मेरे financial aspect हो गए, और ये मेरे जो नॉन फिनेंशियल एस्पेक्ट्स हो गए जो मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, और ये मैं LTL और FTL के लिए सेपरेटली ही मॉनिटर करूँगा। कस्टमर क्लेम्स फाइल्ड फॉर डैमेज गुड्स मुझे कम करना है, मुझे लो करना है। टाइम टेकन टू रिजॉल्व द अबाउ क्लेम्स मुझे लो करना है। डिले इन डिलीवरी बियॉन्ड द अग्रीड डिलीवरी टाइम मुझे लो करना है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज ट्रक वॉज नॉट ऑन द रोड ड्यू टू मेंटेनेंस एंड इनएफिशिएंट लोड, ये भी मुझे कम करना है। कम करना है मतलब ये जो चीज़ है नंबर ऑफ डेज जब रोड पे ट्रक नहीं था उसको कम करना है, क्लेम्स मुझे कम करना है, टाइम टेकन टू रिजॉल्व दोज क्लेम्स मुझे कम करना है, डिलेज इन डिलीवरी मुझे कम करना है, एवरेज टाइम टू गेट एन एक्सक्लूसिव FTL ऑर्डर एज वेल एज फुल ट्रक अंडर LTL डेज, एवरेज टाइम मुझे कम करना है क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा तो मेरा नुकसान होगा। डेड हेड्स मुझे कम करने हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर टर्न डाउन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रक्स मुझे कम करना है। एबिलिटी टू डिलीवर विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द क्लाइंट्स गुड्स अंडर LTL सिस्टम, ये मुझे अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करना है, एबिलिटी कम नहीं करनी है, एबिलिटी बढ़ानी है, ठीक है। तो ये सब आपको एक इंट्यूशन मिलेगा कि बियॉन्ड कॉस्ट प्रॉफिट एक्सेट्रा मुझे ये भी चीज़ें देखनी है कि भाई कस्टमर की क्लेम है वो कितने फाइल हो रहा है, मुझे कितना टाइम लग रहा है उनको रिजॉल्व करने के लिए, मेरी कितनी डिलीवरी का में डिले हो रहा है, मेरे कितने दिन ट्रक शेड में पड़ा है ना कि रोड पे होना चाहिए। एवरेज टाइम टेकन टू गेट एन एक्सक्लूसिव FTL ऑर्डर, मुझे कम दिन में ऑर्डर फुलफिल करना है। मैंने बोला था ना 4 दिन लगते हैं FTL को, तो उसको 3 या 2 दिन में कन्वर्ट करना है। LTL को 3 दिन लगते हैं, उनको 3 या 2 दिन में या 1 दिन में कन्वर्ट करना है। डेड हेड्स को मुझे कम करना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स टर्न डाउन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी मुझे कम करना है। अगर ट्रक अवेलेबल ही नहीं है, क्लाइंट बोला है शिपमेंट दे दो, मैं बोलूँगा ट्रक है ही नहीं, जाने दो। एबिलिटी टू डिलीवर विद इन 7 days, मुझे अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। लीज एग्रीमेंट टू मैनेज इंक्रीजिंग रेंटल कॉस्ट, FPL had on 1st April 2020 entered into a 5-year lease with Spaces Private Limited for a 2,000 square meters of an area to be used as parking lot for its trucks. The lease payments of 10 lakh is payable at the end of each year. ठीक है। The interest rate implicit on the lease cannot be readily determined. FPS incremental borrowing rate at the commencement of lease is 6% per annum. At the beginning of year 4, FPL and SPL agree to amend the original lease by extending the contractual lease term by 3 years. मतलब देखो अमेंडमेंट क्या हुआ, जो लीज टर्म है वो बढ़ी है। The annual lease payments are
अनचेंज, देयर इज 10 लाख पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फ्रॉम 4 to 8. 5 साल का था, 3 साल बढ़ गया तो 8 साल का हो गया. FPL's incremental borrowing rate at the beginning of year 4 is 7% per annum. FPL wants to reduce the administrative burden of maintaining books of accounts for income tax purposes. देखते हैं, एक क्वेश्चन है लीज मॉडिफिकेशन का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए ये पैराग्राफ रेलेवेंट था. Operational challenges. It has now been few years since the implementation of FTL and LTL shipments and the business volume of front runner have picked up. ठीक है. 2 years ago the company hired R Venkatesh to manage the truck operations. The operations team, which consists of truck driver, laborers for loading and unloading deliveries and maintenance personnel, have 20 members. मतलब मेरी जो टीम है उसमें सबसे पहले ड्राइवर है, फिर लोडिंग एंड अनलोडिंग करने के लिए लेबर है और मेंटेनेंस स्टाफ है. ठीक है, और टोटल 20 लोग हैं. R Venkatesh implemented total quality management within the operations to meet internal performance benchmarks and service delivery quality standards. Total quality management क्या होता है देखेंगे. However, adherence to these benchmark for truck utilization and delivery standards has left very little time for periodic truck maintenance and repair. मतलब ये सब फॉलो करने के चक्कर में मेरा पीरियोडिक ट्रक मेंटेनेंस या रिपेयरिंग हो नहीं पा रहा. Due to small size of operations team, there is only one person available who can handle maintenance, Mr. Soni. मतलब ये जो मेंटेनेंस में उसमें एक ही बनता है. कौन है मिस्टर सोनी? Because of the lack of appropriate training and tools, truck drivers are not equipped to handle maintenance work themselves, creating high dependence on Mr. Soni's availability. मतलब देखो, मेंटेनेंस ही एक बंदा कर रहा है, ये लोग मेंटेनेंस में काम नहीं कर रहे, ये सब सिर्फ ड्राइविंग करते हैं, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं. मेंटेनेंस एक ही बंदा करता है. तो अगर 9 ट्रक है मेरे, 9 ट्रक कहाँ से आया? पहले पैराग्राफ में 9 ट्रक थे. ठीक है, 9 ट्रक को एक ही बंदा मेंटेन करेगा तो ऑब्वियसली वो सब जगह तो पहुँच नहीं सकता. तो इसके ऊपर जो एक बंदा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया. It has also been observed that R Venkatesh was not always available to see the truck loading process. टाइम पास करता था. Consequently, truck drivers tended to overload the truck to expedite the deliveries, which has led to some negative publicity and put the company in a less favorable light. Refer to the annexure for news article about this issue. मतलब क्या होता था, ट्रक लोडिंग एक कैपेसिटी तक होनी चाहिए. अगेन 10,000 किलो का मेरा कैपेसिटी है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल 9 में से 8 ही ट्रक अवेलेबल है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो एक ट्रक की अनअवेलेबिलिटी है वो इन 8 ट्रक्स में बांट दी. कैसे? ओवरलोड करके. बात समझ में आई? वापस से, मेरा एक ट्रक का कैपेसिटी 10,000 किलो है, तो मेरे को फॉर एग्जांपल 90,000 किलो का मुझे ऑर्डर आ गया. ठीक है, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 10,000, 9 ट्रक में मेरा 10,000 जाना चाहिए. लेकिन एक ट्रक तो पड़ा था मेंटेनेंस में, क्यों? वो सोनी भाई देख नहीं पाए. तो मैंने क्या किया, ये 90,000 को 8,000 में लोड कर दिया, तो ऑब्वियसली 10,000 से ऊपर चला गया होगा, तो ओवरलोडिंग हो गया. तो नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, किसी ने देख लिया कि ट्रक ओवरलोड चल रहा है, डाल दिया कुछ न्यूज़पेपर में. ठीक है, छापा, गुजराती में न्यूज़पेपर को छापा बोलते हैं. मैंने बोला मैं गुजराती आ जाता है कभी कभी. द मैनेजमेंट हैज कॉल्ड एन अर्जेंट मीटिंग एंड चेयरमैन हैज आस्क्ड आर वेंकटेश टू अटेंड एज वेल. मतलब उसको बुलाया. ठीक है, कि हाँ भाई देखते हैं. During the meeting, the chairman says, I understand that you have successfully implemented TQM in our operations. If that is the case, why are we still facing breakdown problem despite of having TQM in place? अगर TQM की बहुत होशियारी मारी है तूने, तो फिर ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है? ऐसा चेयरमैन बोल रहा है. किसको? ये आर वेंकटेश को. तो आर का वेंकटेश भी बोल रहा है कि since the operations have been running smoothly, there was no perceived need for preventive maintenance. Such activities incur cost and result in loss of time, which could otherwise be used to keep the truck on roads. मैं अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करता रहूँगा, कौन? आर वेंकटेश बोला कि मैं अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करूँगा तो उसका कॉस्ट होगा, उसका टाइम होगा, और हो सकता है कि जो मेरा ट्रक है वो शेड में पड़ा रहे, ना कि रोड पे हो. तो मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया ही नहीं, जिससे वो ट्रक दौड़ता रहे. ठीक है, अगर कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रक दौड़ेगा तो अनइवन तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो ज़रूरी होता है, वो इस भाई ने किया नहीं. ठीक है, एनेक्शन नहीं पढ़ना है, जाने दो. फ्लीट ऑफ ट्रक्स का डेटा दिया है, ये हम सीधा वो क्वेश्चन देखेंगे तब सॉल्व करेंगे, तब देखेंगे. ठीक है, तो ये था आपका केस स्टडी. फटाफट से एक बार पढ़ लो. टेक ओनली 5 मिनट्स एंड गो थ्रू द केस स्टडी, फिर हम इसके सोल्यूशन पे जंप करते हैं. चलिए, आई होप यू गाइज हैव रेड द क्वेश्चन. फटाफट से आंसर डिस्कस करके क्लोज कर देते हैं. ठीक है, ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर लूँगा विद द क्वेश्चन. ठीक है, MCQs डिस्कस करते हैं. सबसे पहला MCQ क्या था सर?
Which of the following statements would be correct for the services that FPL provides to mid-sized companies, all of whom are registered under the GST law? ठीक है, सिंपल सा GST का क्वेश्चन है, ध्यान दो। GTA दो टाइप के लोगों को सर्विस दे सकता है, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड में भी दो है, फैक्ट्रीज या कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वगैरह वगैरह, और अदर देन दैट। बट वी आर नॉट डिस्कसिंग URP बिकॉज मेरे सारे जो क्लाइंट्स हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन है, और ये बहुत GST का बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द URP वाला टैक्सेशन। रजिस्टर्ड पर्सन में दो टाइप के केसेस हो सकते हैं। GTA बोलेगा कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में 12% पे टैक्स पे कर दूंगा और 100% ITC क्लेम करूंगा, ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन GTA बोलेगा कि लेट रेसिपिएंट पे द टैक्स एट 5% अंडर RCM, और मुझे कोई ITC नहीं मिलेगी, ITC सारी उसको मिल जाएगी। दो ऑप्शन है, ठीक है, इतना ही आंसर है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। Where FPL exercises the option to pay GST at 12% itself and it pays the tax under forward charge at 12%, there is no restriction on ITC, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। Where FPL pays GST at the rate of 5% itself, there is no restriction on availing ITC, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि 5% का तो ऑप्शन ही नहीं है। 5% का फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्शन नहीं है, रिवर्स चार्ज में है। Where FPL opts to pay at reverse charge mechanism, the recipient of service shall pay GST at 5%, which can be availed by ITC as ITC by the recipient। ये चौथा ऑप्शन क्या बोलता है कि पे टैक्स करेगा रेसिपिएंट, ITC मुझे मिलेगी, मजाक नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, 1 and 3 सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द प्रिजम्प्टिव इनकम ऑफ FPL चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। इधर आ जाओ। हमने एक पैराग्राफ देखा था जहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स, उसका वेट, उस पर कुछ करके प्रिजम्प्टिव इनकम ऑफ द कंपनी कैन बी कैलकुलेटेड। कौन सी कंपनी? एंगेज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर सेक्शन कौन सा है? 44A। एप्लीकेबल फॉर असेसी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओनिंग, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, प्रोविजन में ऐसा लिखा हुआ है, प्रोविजन पे ऐसा लिखा हुआ है नॉट मोर देन 10 ट्रक्स, मतलब 10 या 10 से कम, 10 या 10 से कम, नॉट मोर देन मतलब 10 या 10 से कम, ठीक है। ट्रक्स को दो पार्ट में बाइफरकेट कर दो। ईजी रेफरेंस के लिए मैं हैवी और लाइट यूज़ कर रहा हूँ वर्ड्स, हैवी और लाइट। हैवी ट्रक मतलब जिसका वजन 12 टन से ज़्यादा है, 12 टन से ज़्यादा है। 1 टन में 1000 किलो होते तो 12,000 किलो से ज़्यादा है, और जो 12,000 किलो से कम है मतलब 12 टन से कम है, जिसका 12,000 किलो से ज़्यादा वजन है उसका टैक्सेशन होगा 1000 पर टन, पर ट्रक, पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, ठीक है। और ये वाले ट्रक्स का जो प्रेजेंटिव इनकम होगा वो 7,500 पर मंथ, पर ट्रक और पार्ट ऑफ मंथ, ठीक है। बहुत सिंपल, ठीक है। ये डिटेल्स आपको क्वेश्चन में दे रखी है। 7,000 किलो मतलब लाइट व्हीकल 3 है जो परचेज किए थे 1 अप्रैल 2020 को, मतलब इस साल में 12 महीने तक मैंने उनको ओन किया है, तो 7,500 इंटू पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ट्रक्स, पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ट्रक्स, पार्ट ऑफ मंथ नहीं है, तो 7,500 पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ट्रक्स, पार्ट ऑफ मंथ यहाँ पे लिख देना, ठीक है। रफ में कर रहा हूँ मैं। 10,000 किलो ये वापस लाइट ट्रक है, 2 ऐसे ट्रक है 1 अप्रैल 2020 को, तो सेम ट्रीटमेंट आएगी, 7,500 इंटू 12 इंटू 2, नंबर ऑफ ट्रक्स 2। 15,000 हैवी ट्रक है, 1 अप्रैल 2021 को मैंने परचेस किया था, मतलब इस साल में 12 महीने तक मैंने ओन किया है, ठीक है। 1000 पर टन, 15 टन हो गया, 15,000 किलो मतलब 15 टन हो गया, 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ इंटू नंबर ऑफ ट्रक्स। यहाँ पे ट्विस्ट है, 1 अप्रैल 2023 को मैंने उसको परचेस किया है। एक पुट टू यूज डेट करके क्वेश्चन में दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, पुट टू यूज डेट भी दी क्वेश्चन में। The 20,000 किलोग्राम ट्रक needed some modifications. It was put to use on 1 जून 23। लेकिन प्रोविजन में पुट टू यूज़ का की कोई बात ही नहीं की है, प्रोविजन में बोला है ओनिंग, प्रोविजन में पुट टू यूज़ का कोई रेफरेंस नहीं है, तो पुट टू यूज़ डेट इज़ इररिलेवेंट। आपको कंफ्यूज करने के लिए पुट टू यूज़ डेट दी है, तो आपने जब से ओन किया तब से ही आपकी इनकम कंसिडर होगी। 1000 पर टन 20 टन का है, इंटू 12 मंथ्स मैंने ओन किया है, इंटू नंबर ऑफ ट्रक्स 1 है, इसका आप टोटल मारोगे 12,30,000 आपका प्रिजम्प्टिव इनकम आ जाएगा।
ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एक ही ट्विस्ट था डेट ऑफ पुट टू यूज़ का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा है, थर्ड एमसीक्यू पढ़ते हैं। एन एग्जांपल ऑफ वैल्यू एडेड सर्विस बाय एफपीएल वुड बी वैल्यू एडेड, नॉन वैल्यू एडेड। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरल अंडरस्टैंडिंग में हम देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी वैल्यू एडिंग है, कौन सी नॉन वैल्यू एडिंग है। सबसे पहला, मेंटेनेंस ऑफ गुड्स फॉर ऑर्डर्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड व्हाइल वेटिंग फॉर द ट्रक टू बी फिल्ड अंडर एलटीएल शिपमेंट्स। ध्यान दो, फॉर एग्जाम्पल 2 कस्टमर्स हैं मेरे, ठीक है, कस्टमर 1 कस्टमर 2। कस्टमर 1 ने आज की तारीख में गुड्स को लोड कर दिया, कहाँ पे, ट्रक में। एलटीएल शिपमेंट है, मतलब जब तक ट्रक फुल नहीं होगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। कस्टमर 2 कल आने वाला है, तो जब कस्टमर 2 कल आएगा तब तक तो वो गुड्स मेरे ट्रक में वेट कर रहे हैं, और मैं उनको मेंटेन भी कर रहा हूँ कि ये ख़राब ना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। तो जब ये मैं मेंटेन कर रहा हूँ तब कस्टमर 1 के लिए कोई एडिशनल वैल्यू क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही, वो तो जस्ट गुड्स वेट कर रहे हैं, मुझे उनको मेंटेन करना पड़ रहा है, नहीं तो मेरे पे आएगा। तो दिस इज अ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी फॉर कस्टमर नंबर 1। ठीक है, दूसरा, पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रक्स। देखो, पीरियोडिक इंस्पेक्शन मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैल्यू एडिंग नहीं। किसके लिए, कस्टमर के लिए। ठीक है, ये तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि भाई अनफ्रीक्वेंट या अनटाइमली ब्रेकडाउन ना हो जाए ट्रक का और मेरे बिजनेस को नुकसान ना हो। ठीक है, ऑफरिंग पैकिंग एंड इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विसेज टू क्लाइंट्स फॉर अ फी व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ये वैल्यू एडिंग है कस्टमर के लिए। क्यों, मैं बोलता हूँ कि आपने मेरे ऊपर माल तो चढ़ा दिया मेरे ट्रक में, ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ कि ये मैं अहमदाबाद से सूरत लेके जा रहा हूँ, बीच में अगर कुछ नुकसान हो गया तो आप एक काम करो, इंश्योरेंस इससे लेके रखो, इतना ही प्रीमियम है, आप पे करके रखो, कुछ नुकसान होगा तो आपको जो नुकसान है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको भरपाई करके देगा। दिस इज द वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। गुड्स डिलीवरी टाइम टू द फाइनल डेस्टिनेशन, नॉन वैल्यू एडिंग। क्यों, मैंने यहाँ से गुड्स चढ़ा दिए, अगर डिलीवरी टाइम बढ़ गया तो कस्टमर के लिए वो नॉन वैल्यू एडिंग सर्विसेज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो सी, ऑफरिंग पैकिंग इंश्योरेंस एडवाइजरी सर्विसेज टू क्लाइंट्स फॉर अ फी व्हेनेवर रिक्वायर्ड इज अ वैल्यू एडिंग। ये थोड़ा ग्रे ऑप्शन है, ठीक है, इसको इग्नोर मारना, इसको याद कर लेना, ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर गुड्स डिलीवरी, ये टाइम वर्ड यूज ना हुआ होता, गुड्स डिलीवरी टू फाइनल डेस्टिनेशन, दिस इज अ वैल्यू एडिंग। क्यों, डिलीवरी तो मेरा मेन काम है, बट ये टाइम वर्ड इन्होंने ऐड किया है, जिसका इंट्यूशन ये बैठता है कि टाइम ज़्यादा लगा तो डिलीवरी में इम्पैक्ट आएगा, तो नॉन वैल्यू एडिंग हो जाएगा। तो ये टाइम वर्ड यूज़ ना हुआ होता तो ये वैल्यू एडिंग होता। ठीक है, तो ये थोड़ा ग्रे है, इसको ध्यान रख लेना। बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो एंड यूजिंग मैकेंजीज 7S फ्रेमवर्क, विच एलिमेंट शुड फ्रंट रनर प्राइवेट लिमिटेड फोकस on to ensure its strategic change to introduce LTL shipments is successful and meets customer expectations effectively? मैकेंजी 7S समझाता हूँ, ध्यान देना। किधर गया मैकेंजी 7S, नोट दिया था, हाँ ये रहा। मैकेंजी 7S का पर्पस समझ लो और ये 7 एलिमेंट्स का थोड़ा थोड़ा मतलब समझ लो, इस एमसीक्यू के लिए इतना ही रिलेवेंट है, मोर देन रिलेवेंट। ठीक है, मैकेंजी कौन है, मैकेंजी भाई, मैकेंजी भाई नहीं है, मैकेंजी एंड कंपनी, जो MBB, मैकेंजी बेन BCG, जो बिग 3 ऑफ कंसल्टेंट है, उसमें से मैकेंजी ने क्या बोला है, एक 7S फ्रेमवर्क दिया, 7S फ्रेमवर्क। सर ये फ्रेमवर्क यूज़ कहाँ होता है, इसका पर्पस क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो घाटे में जा रही है, ठीक है, कंपनी जो बिल्कुल घाटे में जा रही है, उसमें फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स ने बोर्ड चेंज कर दिया, ठीक है, और उसको बोला कि इस कंपनी को रिवाइव करो, हमें इस कंपनी को रिवाइव करो, हमारे पैसे फंसे हुए हैं, हाइपोथेटिकली। तो इस कंपनी में एक ड्रास्टिक चेंज लाना है, इस कंपनी की वीकनेस समझनी है, इस कंपनी में एक नई स्ट्रैटेजी डालनी है, इस कंपनी में एक ड्रास्टिक चेंज लाना है, नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है और चेंजेस लाना है और वीकनेस समझनी है। तो ये सब चीज़ों के लिए मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क काम आता है। 7S, S का मतलब है एलिमेंट्स, S का मतलब है एलिमेंट, 7 एलिमेंट्स है। कौन से 7 एलिमेंट्स है? सबसे पहला है स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स। स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम्स। इसके आगे H क्या है समझाऊंगा, और बाकी क्या है? स्टाफ, स्टाइल, स्किल्स एंड सबऑर्डिनेट गोल्स और शेयर्ड वैल्यूज। H का मतलब है हार्ड S का मतलब है सॉफ्ट S। हार्ड और सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? हार्ड मतलब इजी टू इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एज अ मैनेजमेंट, एज अ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपको कंपनी की स्ट्रैटेजी चेंज करनी है, आप कर सकते हो? हाँ,
मैं इस चेंज को इम्पैक्ट कर सकता हूँ। मुझे स्ट्रक्चर चेंज करना है, कर सकते हो, कर सकता हूँ। सिस्टम्स चेंज करना है, कर सकते हो, कर सकता हूँ। स्किल्स मैं चेंज कर सकता हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स है वो मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मैं स्किलफुल लेबर हायर कर सकता हूँ, स्किल चेंज नहीं कर सकता। स्टाइल ऑफ ऑपरेशन आप चेंज कर सकते हो, इतना ईजी नहीं है। एक कंपनी एक वे में ऑपरेट होती है, उसको चेंज करना, वे ऑफ डूइंग वर्क। देखो सिस्टम से आप उसमें कंट्रोल्स लगा सकते हो, बट एक वे ऑफ डूइंग वर्क को इम्पैक्ट करना बहुत टफ होता है। स्टाफ चेंज कर सकते हो, लेकिन स्टाफ का जो डेमोग्राफी है उसको इम्पैक्ट करना बहुत टफ है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज़ है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1000 को निकालो, नए लेके आओ, 1000 के 1000 निकालो, नए लेके आओ। टफ है, कर सकते हो, टफ है, इसलिए वो सॉफ्ट है। उनको इम्पैक्ट करना टफ है। कर सकते हो, यस, टफ है। और शेयर्ड वैल्यूज़, आप किसी कंपनी की वैल्यू को इम्पैक्ट कर सकते हो। वैल्यूज, शेयर्ड वैल्यूज़ मतलब मेरा जो स्टाफ है, मेरे जो क्रेडिटर्स है, मेरे जो कस्टमर्स है, ठीक है, मेरा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, सारे जो स्टेक होल्डर्स है वो एक वैल्यू शेयर करते हैं, उसको आप इम्पैक्ट कर सकते हो, कर सकते हो, टफ है। तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट एस। सॉफ्ट एस मतलब टफ टू इम्प्लीमेंट, हार्ड एस मतलब ईजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। ये जो सारे एरियाज है, ये सारे एरियाज है, ये सबसे पहले तो इंटरलिंक्ड है। मतलब जैसी मेरी स्ट्रैटेजी होगी वैसा ही मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करूँगा, वैसे ही सिस्टम्स में इम्प्लीमेंट करूँगा, वैसा ही स्टाफ हायर कराऊँगा, वैसी ही स्टाइल में एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोज करूँगा, वैसी ही स्किल्स मैं डेवलप करवाऊँगा ट्रेनिंग से, और वैसी ही शेयर्ड वैल्यूज आएंगी। तो ये सारे जो एस है वो इंटरलिंक्ड है, और एक में कोई इम्पैक्ट आया, चेंज आया, तो दूसरे में भी चेंज आएगा, ठीक है। दिस इज मैकेंजी 7S। मैं देखो बहुत ब्रीफ में आपको क्यों बताया, बिकॉज MCQ है, 2 मार्क का, इतना रिलेवेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलता है, बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो एंड यूजिंग मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क विच एलिमेंट शुड फ्रंट रनर प्राइवेट लिमिटेड फोकस, मतलब इन 7 में से कौन से एलिमेंट पे फोकस करना चाहिए टू इंश्योर स्ट्रेटेजिक चेंज टू इंट्रोड्यूस LTL शिपमेंट्स इज सक्सेसफुल एंड मीट्स कस्टमर एक्सपेक्टेशंस इफेक्टिवली। मतलब मैं LTL लेके आ रहा हूँ, तो इसमें से किस चेंज पे मैं ज़्यादा फोकस करूँ, इसमें से किस चेंज में मैं ज़्यादा फोकस करूँ। ऑप्शंस देखना, मॉडिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू सपोर्ट बोथ FTL एंड LTL ऑपरेशंस एफिशिएंटली। नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कब चेंज होता है, जब आप एक पूरा नया बिजनेस लेके आते हो, तब आपको शायद स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। यहाँ तो मैंने बस एक नई स्टाइल का बिजनेस लाया हूँ। मैं पहले फुल ट्रक लोड लेता था, अब मैं लेस देन फुल ट्रक लोड लेता हूँ, तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्लीमेंटिंग रोबस्ट सिस्टम्स टू ट्रैक ऑपरेशनल मेट्रिक्स एंड इम्प्रूव द डिलीवरी टाइम्स, यस। LTL में क्या होता है, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जो कस्टमर है वो सिर्फ 7 दिन वेट करने के लिए तैयार है, उससे ज़्यादा वेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे अपना जो ट्रक में माल आया, बाकी के शिपमेंट्स को मुझे बहुत जल्दी फिलअप करना पड़ेगा और जल्दी डिलीवरी करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे जो 7 दिन से एक्सीड हो जाएगा। तो मुझे रोबस्ट सिस्टम्स इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी टू ट्रैक ऑपरेशनल मेट्रिक्स एंड टू इम्प्रूव डिलीवरी टाइम्स। तो सिस्टम्स को मुझे चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरा नया बिजनेस नहीं लेके आ रहे हो, आप एक बिजनेस की स्टाइल को चेंज कर रहे हो, मतलब आप एक फुल FTL से LTL में जा रहे हो, तो सिस्टम्स को थोड़ा चेंज करो, ठीक है। तीसरा, एनहांसिंग द स्किल्स ऑफ एजेंट्स टू सिक्योर रिटर्न शिपमेंट्स एंड रिड्यूस डेड हेडिंग। अरे भाई, एजेंट्स तो FTL में भी सेम काम करते थे जो LTL में करेंगे, तो उनकी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत है, वो तो ऑलरेडी स्किल्ड है। एजेंट लोग जो है, जो मैंने आपको क्वेश्चन के इनिशियल में बताया था कि एजेंट्स जो है वो रिटर्न शिपमेंट्स पे काम करते हैं, तो वो तो FTL में भी करते थे, तो LTL में भी करेंगे, चेंज करने की ज़रूरत है नहीं है। अलाइनिंग द कंपनीज वैल्यू टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्विस ऑफरिंग। भाई मैं पहले भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे काम करता था, मैं पहले भी फ्लेक्सिबिलिटी से ही काम करता था, अब भी करता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे रोबस्ट सिस्टम्स लगानी है LTL के पर्टिकुलर डिलीवरी टाइम्स को मैनेज करने के लिए, बाकी सब तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ ही है। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बात समझ में आएगी। ये 7S मैंने आपको बहुत डेप्थ में नहीं बताया बिकॉज ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ MCQ पार्ट, मैच करो किसको, FPL's decisions to various components of CRM, customer relationship management. Target customers whose customer life cycle या lifetime value whatever is 20 lakh और above, ठीक है। Target customers whose CLV is 20 lakh और above। ये तो कस्टमर सिलेक्शन पे आ गया, कस्टमर सिलेक्शन।
एडवर्टाइजिंग एंड ट्रकिंग लोड, एडवर्टाइजिंग ऑन ट्रकिंग लोड बोर्ड्स, ट्रेड पब्लिकेशंस। कस्टमर एक्विजिशन, मैं एडवर्टाइज क्यों करता हूँ? नए कस्टमर लाने के लिए। ऑन टाइम डिलीवरी विथ नील टू मिनिमम डैमेज, कस्टमर रिटेंशन, क्यों? कस्टमर को अच्छी सर्विस दोगे तो रिटर्न होगा। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट एडवाइजरी सर्विसेज, कस्टमर एक्सटेंशन, कस्टमर को मैं एक एक्सटेंडेड सर्विस दे रहा हूँ। तो 4 में ये, 3 में दिस, हाँ ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक बार चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन ए है ना। इंस्टीट्यूट कभी कभी करती है, करते हैं ऐसे ही। 1 मिनट, ऑप्शन ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एमसीक्यूज आपके हो गए। डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे मूव करते हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, कोई टाइम पास किए बिना ध्यान से सुन लेना, ठीक है। द मैनेजमेंट विशेस टू लिंक बिजनेस स्ट्रैटेजी विद द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट फॉर द कंपनी यू प्लान टू प्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन अप्लाइंग द परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल सजेस्टेड बाय लिंच एंड ग्रॉस। ठीक है, identify the level 1 corporate vision and level 2 market financial measures that the company plans to follow to sustain the business. Briefly explain the rationale of the decisions taken at the market and financial business unit levels. Classify the operational level measures A to F into quality, delivery, cycle time and waste. Also link them at level 3 measures customer satisfaction and productivity. देखते हैं। ब्रीफली असेस हाउ मेजर्स G&H इम्पैक्ट द बिजनेस। बहुत लंबा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको टिपिकली 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपका जो SCMP का कंटेंट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पे थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक है। मुझे किसी भी पर्सन की या कंपनी की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है तो मुझे बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ। आप स्कूल जाते थे, ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस को कैसे असेस करते थे? सबसे पहले आपके मार्क्स से, दूसरा आपके बिहेवियर से। आप बहुत मार्क्स लेके आते हो अच्छे, लेकिन आदमी गलीच हो, ठीक है, तो आपका नेगेटिव फीडबैक जाता था। मार्क्स एवरेज लेके आते हो लेकिन एज अ स्टूडेंट यू आर वेल बिहेव, तो आपका अच्छा फीडबैक जाता था। मार्क्स भी अच्छे, पर्सन भी अच्छे, बहुत अच्छा फीडबैक। मार्क्स भी ख़राब, परफॉर्मेंस भी मार्क्स भी ख़राब और बिहेवियर भी घटिया, बहुत ख़राब फीडबैक। तो मार्क्स है उसको आप फिनेंशियल इंडिकेटर मान लो, और जो बिहेवियर है उसको नॉन फिनेंशियल इंडिकेटर मान लो, ठीक है। तो मैंने 2 ऐसे इंडिकेटर्स बनाए जिससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो असेस हो सकता है। और जो रिपोर्ट कार्ड है जिसमें मैं सब कुछ लिखता हूँ, उसको फ्रेमवर्क बना लिया कि हर साल एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी जहाँ पे आपका एक रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट करेंगे जिसमें मार्क्स को कुछ वेटेज दिया जाएगा और आपके बिहेवियर को कुछ वेटेज दे के आपको बोलेंगे कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो या घटिया स्टूडेंट हो, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का एक मिशन तो होता ही है। कंपनी कोई ऐसे ही टाइम पास के लिए तो नहीं बनाता, ठीक है। XYZ कोई भी मिशन है और उसका विजन भी होगा, ठीक है। मिशन के मुझे फॉर एग्जांपल मैंने कोई कंपनी खड़ी की जिसका वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, तो मेरा मिशन होगा कि इंडिया में जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें मैं एफिशिएंसी लाऊंगा और इंडिया को एक पोल्यूशन फ्री कंट्री बनाऊंगा। ये मेरा विजन हो सकता है, मिशन हो सकता है। विजन क्या है? अगले 10 साल में मैं प्लास्टिक को रिसाइकल करने का एक ऐसा फैसिलिटी बनाऊंगा कि एक पर्टिकुलर एरिया का मैक्सिमम प्लास्टिक जो है वो मैं रिसाइकल कर पाऊँ। ये मेरा विजन है। ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि मैं मशीनरी एम्प्लॉय करूँगा, मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूँगा, वगैरह वगैरह। दिस इज एन एग्जाम्पल। तो एक कंपनी का एक मिशन विजन होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी है,
आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी है, तो आपका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होगा? रेवेन्यू ज़्यादा कॉस्ट कम, रेवेन्यू ज़्यादा कॉस्ट कम। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो मेरी सक्सेस के लिए क्रिटिकल है, उसको क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बोलेंगे। कौन से 2 फैक्टर्स है? रेवेन्यू और कॉस्ट। ये मेरी प्रॉफिट के लिए क्रिटिकल है, रेवेन्यू ज़्यादा कॉस्ट कम, तो ये मेरा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हो गया। ठीक है, उसके लिए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू पर कस्टमर मेरा बढ़ना, ये मेरा एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। रेवेन्यू पर कस्टमर मेरा बढ़ना, ये मेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। अगर रेवेन्यू मेरा पर कस्टमर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा केपीआई क्या हो सकता है? मेरा जो रिसीवेबल टर्न अराउंड है उसको कम करना, कि जितना पैसा ज़्यादा घूमेगा, जितना पैसा ज़्यादा मैं घुमाऊँगा, उतना मेरा प्रॉफिटेबिलिटी और उतना मेरा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम आएगा। कोई भी कंपनी बोरिंग लेके पैसा लेती है, बोरिंग लेके धंधा करती है, उसका अगर पैसा फंसा हुआ है तो उसको लॉस होगा, तो वो भी मेरी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर इम्पैक्ट करेगा। तो ये भी एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। तो वापस से कोई भी कंपनी का मिशन विजन होता है, उसके लिए उसने ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं। अच्छा, उन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को ऑब्जर्व करने के लिए मैं केपीआईज बनाता हूँ, और उन केपीआईज को मैनेज और मॉनिटर करने के लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए। आपके स्कूल वाला एग्जाम्पल, अच्छा बच्चा बनना है तो मुझे जो स्कूल में स्टैंडर्ड्स है उसको अच्छे से क्लियर करना है। उसके लिए मेरा मार्क्स और मेरा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। मार्क्स और बिहेवियर अच्छा होगा तो मैं एक जो लेवल है उसको क्लियर कर पाऊँगा। अच्छा, उसके लिए केपीआईज क्या होंगे? मार्क्स पर सब्जेक्ट, या मैं टाइम पे होमवर्क वगैरह करता हूँ या नहीं, या मैं टाइम पे क्लासेस अटेंड करता हूँ या नहीं। ठीक है, वो मेरे केपीआईज हो गए। उन सब चीज़ों को फ्रेमवर्क मतलब आपका पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत बच्चों वाली लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। परफॉर्मेंस पिरामिड ऐसा एक फ्रेमवर्क है, बैलेंस्ड स्कोर कार्ड ऐसा एक फ्रेमवर्क है, जो फ्रेमवर्क मतलब सिंपल, सारे चीज़ों को इंटरलिंक करके एक फ्रेमवर्क मतलब एक ऐसा समझ लो, एक रिपोर्ट कार्ड टाइप्स। बैलेंस स्कोर कार्ड भी मैंने बताया था कि एक रिपोर्ट कार्ड है, तो ये भी एक जो परफॉर्मेंस पिरामिड है, दिस इज ऑल्सो अ फ्रेमवर्क। और ये फ्रेमवर्क 3 चीज़ें लिंक करता है: स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस, ऑपरेशन। स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? टॉप लेवल। परफॉर्मेंस मिडिल लेवल, और ऑपरेशंस मतलब एकदम लोअर लेवल। स्ट्रैटेजी टॉप लेवल बनाता है, परफॉर्मेंस सेट कौन करता है? मिडिल लेवल, मैनेजिंग लेवल्स, और ऑपरेशंस कौन करता है? छोटे लोग। ठीक है, इन तीन चीज़ों को कौन करता है लिंक? परफॉर्मेंस पिरामिड फ्रेमवर्क। ठीक है, ये फ्रेमवर्क क्या है ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, एंड में रट्टा मारना पड़ेगा, बट अभी समझ लो। ठीक है, आपको हुक्म कौन देता है? हु इज एन ऑथोरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन? टॉप लेवल। तो ये आपका टॉप लेवल हो गया, ये बिजनेस यूनिट लेवल, ये तीसरा लेवल, और ये चौथा लेवल। ठीक है, बिजनेस यूनिट मतलब डिपार्टमेंट समझ लो आप। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट समझ लो आप, और यहाँ पे आपका वर्क सेंटर समझ लो। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड लैंग्वेज या स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर नहीं है इसका। ठीक है, 4 लेवल समझ लो। ठीक है, तो हुक्म कौन देता है? टॉप लेवल। तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्लो होंगे? ऐसे नीचे टॉप लेवल बताएगा नीचे 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 क्या होना चाहिए, और मेजर्स काम कौन करेगा? लोअर लेवल, और वो फिर ऊपर 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 जाके कॉर्पोरेट विजन या टॉप लेवल को रिपोर्ट करेगा कि हमने ये काम किया। तो ऑर्डर कौन देता है? ऑर्डर की हायरार्की ये है, टॉप टू बॉटम। काम की हायरार्की क्या है? बॉटम टू टॉप। ऑर्डर की हायरार्की टॉप टू बॉटम, काम की हायरार्की बॉटम टू टॉप। ठीक है, इतना समझ में आया? मैंने क्या किया, जो अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्सटर्नल इंटरनल। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल इंटरनल। कोई भी कंपनी मार्केट में अपना पोजीशन बनाए बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकती, तो मुझे मार्केट में अपनी अच्छी पोजीशन बनानी है। अच्छा, मार्केट में अच्छी पोजीशन बना ली, लेकिन फिर मुझे प्रॉफिट भी तो कमाना है, तो फाइनेंशियल। ठीक है, तो कॉर्पोरेट विजन में मैंने ऐसा नीचे बोल दिया कि मुझे इस साल इतना प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, कॉर्पोरेट विजन में ऊपर बोल दिया कि मुझे फॉर एग्जांपल 10% प्रॉफिट चाहिए, 10% ऑफ माय रेवेन्यू, उसने बोल दिया प्रॉफिट चाहिए। तो ये डिपार्टमेंट लेवल क्या बोलेगा? एक काम करो, मार्केट में अपनी प्रेजेंस बढ़ाओ
और फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करो। अच्छा, अगर मार्केट में मुझे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो मुझे अपना कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ाना पड़ेगा, तो ही कस्टमर मेरे पास बार बार आएगा, तो ही कस्टमर दूसरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, माउथ पब्लिसिटी होगी, तो ही जो मेरी एडवर्टीजमेंट है उसका इम्पैक्ट आएगा। मैं कोई एडवर्टीजमेंट करता हूँ, झूठी एडवर्टीजमेंट, कस्टमर को तो पता है कि ये सर्विस तो बेकार ही दे रहा है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो मार्केट में पोजीशन नहीं बनेगी। और फाइनेंशियल में मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ, चलो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं मनी मैनेजमेंट प्रोडक्टिवली कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था कि मैं ट्रेड रिसीवेबल टर्न अराउंड टाइम कम कर देता हूँ, तो मनी मैनेजमेंट में मेरी प्रोडक्टिविटी आ रही है। और दोनों में मुझे फ्लेक्सिबल तो रहना ही पड़ेगा। फ्लेक्सिबल, यू कैन नॉट बी रिजिड नीदर इन द मार्केट नॉर इंटरनली, ठीक है। तो ये सब डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे काम करो तुम लोग, और इसको बोल दिया इंटरनल तुम लोग प्रोडक्टिविटी पे काम करो। लेकिन ये दोनों चीज़ें मॉनिटर कैसे होगी? कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे मॉनिटर होगा और प्रोडक्टिविटी कैसे मॉनिटर होगी? कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे मॉनिटर होगा? मैं अच्छी क्वालिटी दे रहा हूँ और डिलीवरी कम टाइम पे कर रहा हूँ। और प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर होगी? साइकिल टाइम रिड्यूस करके और वेस्ट रिड्यूस करके, ठीक है, बात समझ में आ रही है? और जिससे मेरी एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी अचीव हो जाएगी। ये मैंने टॉप टू बॉटम बताया, मैं बॉटम टू टॉप बता रहा हूँ, बॉटम टू टॉप, ठीक है। मैंने अपना साइकिल टाइम कम कर दिया, वेस्ट कम कर दिया, साइकिल टाइम कम कर दिया, वेस्ट कम कर दिया, ठीक है, जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ऑब्वियसली बढ़ेगी, ठीक है, जिससे मेरे फिनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मेरा रेवेन्यू बढ़ा, मेरी कॉस्ट मिनिमाइज हुई। क्यों? साइकिल टाइम जितना ज़्यादा उतनी कॉस्ट ज़्यादा, साइकिल टाइम जितना कम उतनी कॉस्ट कम, वेस्ट जितना ज़्यादा उतना कॉस्ट ज़्यादा, वेस्ट जितना कम उतना कॉस्ट कम, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो मेरा जो कॉर्पोरेट विजन है टू अचीव 10% ऑफ द रेवेन्यू एज अ प्रॉफिट, वो अचीव हो गया। क्वालिटी मैं अच्छी दे रहा हूँ, डिलीवरी कम टाइम पे कर रहा हूँ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन आया। कस्टमर सेटिस्फैक्शन आया तो मेरे कस्टमर रिटेन भी हुए, बढ़े भी, रिटेन भी हुए, बढ़े भी, जिससे मेरा मार्केट पोजीशन स्ट्रांग हुआ। अल्टीमेटली जो मेरा प्रॉफिट का जो ऑब्जेक्टिव था अचीव हो गया, ठीक है। दोनों टर्म्स में बता दिया। तो मतलब सर इतना बड़ा ज्ञान देने का मतलब क्या? परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल है, वो आपकी जो पूरी जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। टॉप लेवल, इसको ऐसे ही रखो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करेंगे और आपके जो मेजर्स है वो बॉटम टू टॉप फ्लो करेंगे। और आपको दोनों फ्रंट्स पे मतलब मार्केट में और फिनेंशियल में, दोनों में एफिशिएंसी लानी है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी बढ़ाना है, ठीक है। बात समझ में आई? ये थोड़ा ना अजीब लगेगा बिकॉज हम अकाउंट्स ऑडिट उसी में पढ़े रहते हैं ना, तो ये सब ज्ञान की बातें लगती है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा तो आप एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, तो मैंने कंसेप्ट बताया। क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई द लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 और लेवल 2 को आइडेंटिफाई करो, इसमें से केस स्टडी में से, तो आइए आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। लेवल 1 कॉर्पोरेट विजन क्या है, ध्यान देना। अचीव एक्सेलेंस इन द डिलीवरी सर्विस एंड मीट द लॉजिस्टिकल नीड्स ऑफ डाइवर्स क्लाइंटेल एफिशिएंटली, देयरबाय डिलीवरिंग क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एक केस स्टडी दे दी और बोली इस कंपनी का मिशन बताओ। एक केस स्टडी दे दी और इंस्टीट्यूट बोली इस कंपनी का मिशन बताओ। मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, इंस्टीट्यूट ने अपने हिसाब से लिख दिया, और फिर बोलती है ऑल्टरनेट आंसर इज ऑल्सो पॉसिबल, तो आप अपने हिसाब से तीसरा लिख के आना। बात समझ में आई? ये रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इंस्टीट्यूट बोलता है ऑल्टरनेटिव इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मैंने केस स्टडी पढ़ी, केस स्टडी में क्या बोलता है भाई, कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहिए, डिलीवरी टाइम कम करनी है, बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज करना है, जिसकी क्या मैनेज करना है, लॉजिस्टिकल नीड्स। तो ये मेरा मिशन हो गया, सॉरी ये मेरा विजन हो गया, लेवल 1, ठीक है। बात समझ में आई? इंस्टीट्यूट ने कुछ भी लिख के बोला ऑल्टरनेट ऑल्सो पॉसिबल, तो मैं अपना ऑल्टरनेट लिख रहा हूँ, अपना लिख के आना, ठीक है। या ये छाप देना, ये छाप देना, लेकिन सेम क्वेश्चन आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हमको थोड़ी पता है, तो अपने हिसाब से लिख लेना, ऐसा कुछ है तो। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेवल 2 आइडेंटिफाई। विजन आइडेंटिफाई हमने ने कर लिया अपने हिसाब से। लेवल 2 मार्केट एंड फाइनेंशियल मेजर्स दैट द कंपनी प्लान्स टू फॉलो टू सस्टेन बिजनेस। मतलब ये मार्केट एंड फाइनेंशियल मेजर्स में, मतलब मार्केट और फिनेंस, मतलब मार्केट और इंटरनल में हमको क्या करना चाहिए, मार्केट और इंटरनल में हमको क्या करना चाहिए, ध्यान दो। मार्केट मेजर्स टू इंक्रीज द मार्केट प्रेजेंस द कंपनी हैज फॉलोड द फॉलोइंग मेजर्स। सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज किया उसने,
इंक्रीजिंग द एडवर्टीजमेंट स्पेंड टू मेक द प्रेजेंस नोन इन द मार्केट। दूसरा, ट्रैक द कस्टमर सेटिस्फेक्शन रिलेटेड टू क्वालिटी एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस, मतलब कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ट्रैक करना स्टार्ट किया। और तीसरा, प्रोवाइडिंग एंसिलरी सर्विसेज, पैकेजिंग एंड इंश्योरेंस एडवाइजरी। देखो कस्टमर, मैं किसी भी कंपनी के पास जाऊँ, दो कंपनी का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है। एक कंपनी जो इंश्योरेंस और पैकिंग नहीं देती और एक कंपनी जो इंश्योरेंस और पैकिंग देती है। तो जिस कंपनी के पास इंश्योरेंस और पैकिंग का भी काम है, सर्टेनली एक क्लाइंट उसके पास आएगा कि उसको वन स्टॉप सब मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ, बोलता है यार हम ऐसी सर्विस नहीं देते, ना पैकिंग की देते ना इंश्योरेंस एडवाइजरी की देते, तो इंश्योरेंस शायद क्लाइंट को बाहर से लेना पड़ेगा जो उसके लिए इनकन्वीनियंट होगा, और ये तो एडवाइजरी भी दे रहा है, तो सर्टेनली एक कस्टमर मुझे प्रेफर करेगा। दूसरा, मैं अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ तो मार्केट में मेरा प्रेजेंस बढ़ेगा। और तीसरा, ट्रैक कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू द क्वालिटी एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस। ये आपको तीनों केस स्टडी के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये देखो 8 इंस्टीट्यूट ने लंबा लंबा लिखा है, ठीक है। अज्यूमिंग ये 8 मार्क का क्वेश्चन है तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का भी सब पार्ट है, इसका 1-1 मार्क का वेटेज होता है। ये सब चीज़ें 1-1 मार्क के लिए होती है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। फाइनेंशियल मेजर्स में कंपनी शुड पुट इन प्लेस मेट्राइसिस टू ट्रैक प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पे फाइनेंशियल के अंदर क्या है, प्रोडक्टिविटी है, साइकिल टाइम है, वेस्ट है। अगर मुझे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो ऑब्वियसली मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रैक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनेंशियल देखो, मैंने यहाँ पे मार्क किया था ना, तो मुझे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रैक करना है, मुझे अपने एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन को 10 डेज रखना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने जो अकाउंट्स रिसीवेबल का टाइम है उसको ट्रैक कर सकता हूँ, और अपने जो कस्टमर्स है उसको डिस्काउंट दे सकता हूँ अगर 10 दिन से कम में वो पे कर रहे हैं तो कंपनी ऑल्सो टारगेट्स अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन ऑफ 10 डेज। द कंपनी शुड ट्रैक द अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन एंड मे प्रोवाइड क्रेडिट पीरियड ऑफ 10 डेज एंड कैश डिस्काउंट दे दो। बोलो कि 10 दिन के बदले तू 5 दिन में पे कर दे, मैं तेको कैश डिस्काउंट दूंगा, तो मेरा टर्न अराउंड टाइम क्विक हो गया। द कंपनी ऑल्सो प्लान्स टू टारगेट मिड साइज कंपनीज हुज लाइफ टाइम वैल्यू इज मोर देन 20 lakhs हु जनरली कैरी ए लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। जितनी बड़ी कंपनी उतना लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। यहीं से उठा है, देखो यहीं से उठा है, मैंने फाइनेंशियल मार्क किया, यहीं से उठा है। तो डोंट वरी कि ऐसी सब चीज़ें कहाँ लिखी, यहीं पे लिखी। आपको केस स्टडी बस ढंग से पढ़नी है, जो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है उसको काट देना है, तो जो इन्फॉर्मेशन काम की है उस पर आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमने विजन आइडेंटिफाई किया कि भाई कस्टमर सेटिस्फैक्शन करना है वगैरह वगैरह। मार्केट मेजर्स में मैंने ये बोला कि आप एक काम करो, एडवर्टाइजमेंट स्पेंड कर रहे हो वो करते रहो। दूसरा, आप क्या कर रहे हो, एंसिलरी सर्विसेज दे रहे हो वो देते रहो। और तीसरा, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ट्रैक करते रहो। फाइनेंशियल में मैंने ये बोला कि आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ट्रैक करो, आपका अकाउंट्स रिसीवेबल का जो टर्न अराउंड टाइम है उसको ट्रैक करो, हो सके तो आप कस्टमर्स को डिस्काउंट दो। और तीसरा मैंने क्या बोला, भूल गया, इतनी जल्दी भूल गया, हाँ, टारगेट मिड साइज कंपनीज को टारगेट करो जिसका जो लाइफ टाइम वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा है, जिनका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट क्या है, कम है। बात समझ में आएगी, सिंपल। क्वेश्चन 2 ध्यान दो। क्लासिफाई द ऑपरेशनल लेवल मेजर्स A to F इंटू क्वालिटी, डिलीवरी, साइकिल टाइम एंड वेस्ट। देखो यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस द नीड टू ट्रैक नॉन फाइनेंशियल मेट्राइसिस। देखो यहाँ पे उन्होंने नॉन फाइनेंशियल मेट्राइसिस को दिया हुआ है, तो इसको हमको क्लासिफाई करना है कि इसमें क्वालिटी, डिलीवरी टाइम, साइकिल टाइम और वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं क्लासिफाई फटाफट से। देखो नॉन फाइनेंशियल इतने A to F को ही क्लासिफाई करने बोले, A to F को क्लासिफाई करने बोला है, कर देते हैं। देखो, कस्टमर क्लेम्स फाइल्ड फॉर डैमेज गुड्स, क्वालिटी में आएगा। क्यों, मैं अगर डिलीवरी कर रहा हूँ तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि भाई वो डिलीवरी करते टाइम कोई डैमेज ना हो, अगर डैमेज हो गया तो आई एम नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस, ठीक है। टाइम टेकन टू रिजॉल्व अबाउ क्लेम्स। अच्छा, जो अगर फर्स्ट मेरा क्वालिटी से रिलेटेड है, डैमेज गुड से रिलेटेड है, और अगर उस क्लेम को रिजॉल्व करने में मैं टाइम दे रहा हूँ तो वो क्वालिटी में अच्छे से नहीं दे पा रहा। फर्स्ट और सेकंड इंटर रिलेटेड है। थर्ड, डिलेज इन डिलीवरी बियॉन्ड द अग्रीड डिलीवरी टाइम, तो ये डिलीवरी में आएगा, डिलीवरी टाइम को मुझे कम करना है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज ट्रक वॉज नॉट ऑन रोड, नंबर ऑफ डेज ट्रक वॉज नॉट ऑन रोड, ये वेस्ट हो गया रिसोर्स मेरा, ये रिसोर्स मेरा वेस्ट हो गया। एवरेज टाइम टेकन टू गेट एक्सक्लूसिव FTL ऑर्डर्स एज वेल एज LTL ऑर्डर्स, ये मेरा साइकिल टाइम। देखो जितना टाइम मुझे ऑर्डर लेने में लगेगा उतना ही टाइम मुझे डिलीवरी करने में लगेगा, तो मेरा साइकिल टाइम ओवरऑल बढ़ जाएगा।
अगर ये वेस्ट ऑफ रिसोर्स नहीं है, वेस्ट ऑफ रिसोर्स नहीं है। क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल मेरा 1000 किलो का कैपेसिटी था, ठीक है। पहले दिन में 200 भरा, दूसरे दिन में 300 भरा, तो डे 1 डे 2, तो तीसरे दिन में मैं टारगेट करूँगा कि बाकी का 500 भर के मैं थर्ड डे के एंड में ही ट्रक को फ्री कर दूँ। अब तीसरे दिन 100 भरा, चौथे दिन 100 भरा, ठीक है, पाँचवें दिन 50 भरा, तो जितना टाइम लगेगा ट्रक को फिल होने में उतना मेरा फिर डिलीवरी टाइम भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जब तक ये 1000 kg होता नहीं है मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा डिलीवरी करने के लिए। तो क्या होगा, मेरा साइकिल टाइम वो बढ़ जाएगा, साइकिल टाइम बढ़ जाएगा, तो साइकिल टाइम पे इम्पैक्ट आएगा। और डेड हेड्स तो मेरा वेस्ट ही है, बात समझ में आई। और क्वालिटी और डिलीवरी मेरे कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, साइकिल टाइम और वेस्ट मेरे प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं। सिंपल सा है, ये तो यहीं पे दिखता है। क्वालिटी डिलीवरी मेरे कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्पैक्ट करता है, प्रोडक्टिव एंड साइकिल टाइम एंड वेस्ट मेरे प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। सिंपल सा है, बात समझ में आई? हाँ सर, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्रीफली असेस हाउ मेजर्स GNH इम्पैक्ट द बिजनेस। GNH क्या है? GNH मतलब यहाँ पे ये G&H बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करता है। GNH नंबर ऑफ ऑर्डर्स टर्न डाउन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रक्स। ट्रक अवेलेबल नहीं था, कस्टमर रेडी था, लेकिन मुझे कस्टमर को भगाना पड़ा, क्यों, ट्रक नहीं है, तो मेरे बिजनेस पे इम्पैक्ट आ रहा है सबसे पहले तो, ठीक है, मेरा लॉस हो रहा है। मेरा एबिलिटी टू डिलीवर विद इन 7 days फ्रॉम द रिसीविंग क्लाइंट्स गुड्स अंडर LTL सिस्टम। अगर मैं 7 दिन में डिलीवर नहीं कर पा रहा तो भी मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट आता है। अब ध्यान देना, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। नंबर ऑफ ऑर्डर्स टर्न डाउन ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रक्स, ये मेरी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स टर्न डाउन, सबसे पहले तो मिनिमम, मतलब आप होना ही नहीं चाहिए कि मेरे कोई भी ऑर्डर टर्न डाउन हो रहा है, ठीक है। बिजनेस मस्ट कैटर मैक्सिमम ऑर्डर्स पॉसिबल बाय ट्रैकिंग द कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स। मतलब क्या करना है, मेरे पास 9 ट्रक है, ठीक है, तो इन 9 ट्रक्स में मैं मैक्सिमम पॉसिबल जितने भी ऑर्डर्स है इतने केटर करना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा ना होना चाहिए कि मेरे पास कैपेसिटी है बट मेरा ट्रक अवेलेबल नहीं है, मेरे पास 8 ही ट्रक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा एक ट्रक अनअवेलेबल है जिसकी वजह से वो एक ट्रक में जितना सामान जा सकता था उतने ऑर्डर्स मुझे टर्न डाउन करने पड़े, ठीक है। मतलब मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करनी है, मतलब मुझे सारे जो 9 ट्रक्स है उनका टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना चाहिए, जिससे मेरा जो कोई भी ट्रक है वो अनअवेलेबल ना रहे किसी भी टाइम पे, ठीक है। दूसरा मेजर क्या है, एबिलिटी टू डिलीवर विद इन 7 days अंडर LTL। ध्यान देना, केस स्टडी में ऐसा बोला है कि जब कस्टमर कोई भी शिपमेंट हैंड ओवर करता है ट्रक में, ठीक है, अब एक कस्टमर करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, पांचवा करेगा, क्योंकि ये LTL चल रहा है। LTL मतलब जब तक ट्रक फुल नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ट्रक को फुल होने में कितने दिन लगते हैं, 3 दिन। अब ये जो कस्टमर ए है वो बोलेगा कि मुझे तो 7 दिन के अंदर चाहिए डेस्टिनेशन पे। कस्टमर को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमको 3 दिन लगते हैं फुल करने में, ठीक है। कस्टमर को 7 दिन में वो ऑर्डर डेस्टिनेशन तक चाहिए। तो मेरी कंपनी के पास दिन कितने बचेंगे डिलीवरी के लिए, 4। 3 दिन तो फुल होने में ही लग गए, और 7 दिन में अगर डिलीवरी करनी है तो डिलीवरी करने के लिए इफेक्टिवली तो 4 ही दिन बचे, डिलीवरी करने के लिए इफेक्टिवली 4 ही दिन बचे। तो कंपनी विल हैव ओनली 4 days टू डिलीवर, हैंस इट मस्ट हैव इनफ कैपेसिटी टू कैटर द कस्टमर एक्सपेक्टेशन। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 9 ट्रक है, ये फुल हो ही नहीं रहा, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, ये फुल हो ही नहीं रहा, तो एक काम करो, इसका ऑर्डर सारा दूसरे ट्रक में डाल दो जो जल्दी फिलअप हो गया है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मेरे पास 9 ट्रक्स है तो ऐसा नहीं है कि एक ट्रक में कुछ चढ़ा दिया तो चढ़ा ही दिया, नहीं, अगर ये ट्रक फुल नहीं हो रहा दूसरे ट्रक में डाल दो, तीसरे ट्रक में डाल दो, ताकि ये जो 7 दिन है वो अचीव हो जाए। मतलब कस्टमर वाइज मुझे डिलीवरी टाइम ट्रैक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसने 1 तारीख को दे दिया था तो 7 तारीख तक इसका डिलीवर हो जाना चाहिए। अब 5 तारीख तक अगर ट्रक ही फुल नहीं हुआ तो 7 तारीख तक कैसे पहुंचेगा, तो इसका शिपमेंट एक काम करो दूसरे ट्रक में डाल दो जो डिस्पैच हो रहा है। मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। द कंपनी शुड मॉनिटर इट्स कैपेसिटी ऑन रेगुलर बेसिस। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। देखो थोड़ा सा ना ऐसा अजीबो गरीब क्वेश्चन था, ठीक है, बट करना पड़ेगा, बात समझ में आई। अब आपका कंफर्ट जोन आ गया, कौन सा, लीज मॉडिफिकेशन, अकाउंटिंग। अकाउंट्स तो आप ऐसे कर लेते हो सब लोग, ठीक है।
हाउ शुड द मॉडिफिकेशन इन द लीज अग्रीमेंट विथ SPL बी अकाउंटेड फॉर। देखो जिन लोगों को भी लीज मॉडिफिकेशन आता है FR का, वो 10 मिनट या पूरे ये क्वेश्चन स्किप कर दो। लेकिन जिन लोगों के लिए ये पार्ट थोड़ा टेढ़ी खीर है या जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, उन लोगों को मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को आता है 10 मिनट स्किप कर दो, जिन लोगों को नहीं आता है सुनो। मॉडिफिकेशन मतलब क्या? मॉडिफिकेशन मतलब क्या? चेंज, डेल्टा चेंज। चेंज कुछ भी हो सकता है, स्कोप चेंज हो सकता है, टर्म चेंज हो सकती है लीज की, हो सकती है। कंसिडरेशन चेंज हो सकता है लीज का, हो सकता है। स्कोप चेंज हो सकता है, टर्म चेंज हो सकती है, कंसिडरेशन चेंज हो सकता है, ठीक है। मैंने ये चार्ट बनाया छोटू सा, ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले स्कोप चेंज हुआ तो बात करते हैं। एक एग्जांपल लेके, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक दुकान भाड़े पे ली है, ठीक है। आपने एक दुकान भाड़े पे ली है, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट की दुकान है और पर स्क्वायर फीट आपका रेंट है 25 रुपये, ठीक है। 5 साल की लीज है, 5 साल की लीज है, ठीक। तीसरे साल में अब ओनर के पास जाते हो, बोलते यार 1000 स्क्वायर फीट तेरे बाजू में एक छोटी सी दुकान है ना 500 स्क्वायर फीट की, वो भी मुझे दे दे, ठीक है। अब 500 स्क्वायर फीट की दुकान का रेट उस तारीख में, सपोज फॉर एग्जांपल उस तारीख में 35 रुपये चल रहा था फॉर एग्जांपल, और आपने 1000 स्क्वायर फीट 25 पे ले रखा है। तो आप उसके पास गए, मकान मालिक, ये दुकान के मालिक के पास, और बोले कि देख ऑलरेडी मैं तेरा तो टेनेंट हूँ ही, तो मुझे 25 में दे दे, 35 में से क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो वो बोला नहीं 35 ही होगा, मार्केट रेट 35 चल रहा है। वो बोला कर दे प्लीज़, नहीं प्लीज़ कर दे, नहीं। अरे मैं तेरा पुराना कस्टमर, नहीं मैं ये भी खाली करके चला जाऊँगा, चला जा। मान ही नहीं रहा था, तो आपने भी ईगो पे ले लिया, आपने बोला ठीक है 35 पे डन, यही दुकान रखूँगा और तेरी और एक दुकान लूँगा, ठीक है। तो मतलब स्कोप बढ़ा, और जितना स्कोप बढ़ा उसमें जो प्राइस इंक्रीज आया, स्कोप तो बढ़ा, प्राइस इंक्रीज आ, वो जो प्राइस इंक्रीज है इट रिप्रेजेंट्स द स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ दैट इंक्रीज्ड पोर्शन। स्टैंड अलोन प्राइस ऑफ दैट इंक्रीज्ड पोर्शन मतलब प्राइस भी बढ़ा और मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला, प्राइस बढ़ा डिस्काउंट नहीं मिला। तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 500 स्क्वायर फीट है इसको एक अलग ही लीज ट्रीट करो ना। भले आपने बाजू में ही लिए, शायद इसका अग्रीमेंट भी नया ना बनाया हो, बट फॉर अकाउंटिंग वी डोंट लुक एट द अग्रीमेंट एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो इसको एक नई लीज ट्रीट करो 500 स्क्वायर फीट इंटू 35 रुपीज़। तो इंडेस भी यही बोलता है कि अगर स्कोप बढ़ा, देखो 1000 प्लस 500 1500 स्क्वायर फीट, आपका स्कोप बढ़ गया 500 से, स्कोप बढ़ा, एंड द कंसिडरेशन इज इक्विवेलेंट टू द स्टैंड अलोन प्राइस। कंसिडरेशन इज इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट हो सकता है यार 35 में नहीं, इसने 33 में कर दिया, 2 रुपये डिस्काउंट। वो 2 रुपये ऐसा बोला कि यार एक काम कर, तू मेरे घर का है तो ठीक है 2 रुपये डिस्काउंट ले ले, बट 25 से तो ज़्यादा ही है, तो ये स्टैंड अलोन प्राइस में थोड़ा सा ही डिस्काउंट है, तो इट इज़ इक्विवेलेंट। इफ़ यस, अकाउंट एज अ सेपरेट लीज, वो सेपरेट लीज ट्रीट कर लो, सेपरेट लीज ट्रीट कर लो, ठीक है। नो, देखते स्कोप इंक्रीज नहीं हुआ, रिड्यूस हो गया, इंक्रीज नहीं हुआ, रिड्यूस हो गया। 1000 स्क्वायर फीट थे, आपने बोला यार नहीं मज़ा आ रहा है, 5 साल की लीज है, क्या करना है, तो एक काम कर, इस दुकान के 2 टुकड़े कर दे, दूसरा टुकड़ा किसी और को दे दे, दूसरा टुकड़ा किसी और को दे दे, तो 500 स्क्वायर फीट ही रह गया, ठीक है। 1000 में से मैंने रिड्यूस किया, यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ किया था, यहाँ पे मैंने रिड्यूस किया, इनटू वॉट एवर रेट जो भी एग्री हुआ, ठीक है, 25 ही मानते हैं। तो क्या करना है, स्कोप रिड्यूस हुआ है, क्या करना है, आपने जब इनिशियली ROU और लीज लायबिलिटी बुक किया था, ROU और लीज लायबिलिटी जब भी बुक किया था तब कैसे किया था, 1000 इंटू 25, उसको आपने टोटल मारा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करके एक नंबर लिया, उसको ROU डेबिट टू लीज लायबिलिटी क्रेडिट, ये एंट्री पास की होगी आपने, ठीक है।
अब ये 1000 का 500 हो गया, तो क्या ये मैं बोल सकता हूँ कि मैंने 500 स्क्वायर फीट गिव अप कर दिया? करेक्ट, मतलब टू द एक्सटेंट ऑफ दैट 500 स्क्वायर फीट मेरा असेट डी रिकॉग्नाइज हो गया, या ऐसा बोल सकता हूँ मेरा लायबिलिटी एग्जॉस्ट हो गया। क्यों? अब ये 500 स्क्वायर फीट के पैसे मुझे नहीं देने, 500 स्क्वायर फीट के पैसे मुझे नहीं देने, तो टू दैट एक्सटेंट मेरा जो लायबिलिटी है वो एग्जॉस्ट हो गया या असेट डी रिकॉग्नाइज हो गया। तो यहाँ पे डी रिकॉग्निशन अकाउंटिंग आती है। कौन सी आती है? डी रिकॉग्निशन अकाउंटिंग। कैसे आती है देखो, ध्यान दो। रीमेजर द लीज लायबिलिटी, रीमेजर द आरओयू बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ स्कोप रिडक्शन। मैं बताता हूँ। मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में वन एंड ओनली केस है, वन एंड ओनली केस जहाँ पे पीएनएल हिट होता है, और वो है रिडक्शन इन स्कोप। क्यों? बिकॉज दिस इज इन सब्सटेंस डी रिकॉग्निशन, इन सब्सटेंस डी रिकॉग्निशन, बिकॉज 500 स्क्वायर फीट टू द एक्सटेंट ऑफ दिस अमाउंट आई एम नॉट सपोज टू पे। तो ये तो मेरा सीधा सीधा डी रिकॉग्निशन हो गया। और इंडेस में डी रिकॉग्निशन गेन लॉस हमेशा 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 पीएनएल में जाता है। ठीक है, तो ओनली केस जहाँ पे पीएनएल इम्पैक्ट हो रहा है, और एडजस्ट द आरओयू एंड लीज लायबिलिटी फॉर बैलेंस। ये आईसीआई की मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 35 है, ये आप सॉल्व कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। रीमेजर द लीज लायबिलिटी, ठीक है, रिवाइज डिस्काउंट रेट से, मतलब फॉर एग्जांपल अब 500 रुपये 500 स्क्वायर फीट, तब फॉर एग्जांपल 35 रुपये हो गया था रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो 500 इंटू 35 इंटू जो भी डिस्काउंट रेट एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है, उससे अपना आरओयू उससे अपना लीज लायबिलिटी को आप रीमेजर करो। अच्छा, ये 50% रिडक्शन है, 1000 से 500 हो गया तो 50% रिडक्शन है, तो आपके आरओयू को 50% कम कर दो, आरओयू को 50% कम कर दो, जो भी डिफरेंस आया पीएनएल में डाल दो, और बचा कुचा आरओयू से एडजस्ट कर दो। ये मैं पूरा नहीं करा रहा बिकॉज क्वेश्चन के लिए, आईबीएस के लिए रिलेवेंट नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आपको बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन स्कोप हुआ, कंसिडरेशन इक्विवेलेंट टू स्टैंड अलोन है, यस, तो सेपरेट लीज। स्कोप रिड्यूस हुआ, पहले स्कोप इंक्रीज हुआ, कंसिडरेशन इक्विवेलेंट टू स्टैंड अलोन, यस, अकाउंट एज अ सेपरेट लीज। स्कोप रिड्यूस हुआ तो ये वाली स्पेशल अकाउंटिंग, जिसको मैं डीआर अकाउंटिंग या डी रिकॉग्निशन अकाउंटिंग बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्कोप का बात हो गया। एक बात बाकी, खाली ये वाला स्कोप का बात बाकी है, ये वाला, बाकी सब स्कोप की बात हो गई। टर्म डिक्रीज हो गई, तो भी ये वाली अकाउंटिंग, कौन सी? डी रिकॉग्निशन। बिकॉज अगेन मैंने अगर ये वाला जो लीज है वो 10 साल के लिए किया था, अब वो घट के 5 साल हो गया, तो टू द एक्सटेंट मेरा जो बचा कुचा साल है, फॉर एग्जांपल 3rd ईयर में मैंने मॉडिफिकेशन कराया, 3rd ईयर में मेरे 8 साल बाकी थे, अब सिर्फ 2 साल बाकी है, तो टू द एक्सटेंट दोस 5 ईयर्स मैंने अपना लायबिलिटी एग्जॉस्ट कर दिया और मैंने आरओयू को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, तो सेम अकाउंटिंग आती है। कौन सी? ये वाली डी रिकॉग्निशन अकाउंटिंग। मतलब अगर टर्म कम हो रही है या स्कोप कम हो रहा है, टर्म कम हो रही है, स्कोप कम हो रहा है, इट इज एज गुड एज डी रिकॉग्निशन, एज गुड एज व्हाट? डी रिकॉग्निशन। टर्म बढ़ रही है तो क्या, और अगर कंसिडरेशन में चेंज हो रहा है तो क्या, और अगर इंक्रीज हो रहा है लेकिन कंसिडरेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्टैंड अलोन तो क्या? रीमेजरमेंट अकाउंटिंग। बहुत सिंपल चीज़ है, मतलब इंक्रीज इन स्कोप not equivalent to standalone price, number 1. Number 2, term is increasing, और number 3, consideration is undergoing a change. इन तीनों केसेस में आई हैव टू अप्लाई रीमेजरमेंट अकाउंटिंग। रीमेजरमेंट अकाउंटिंग बहुत सिंपल है, एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन अपनी लीज लायबिलिटी को रीमेजर करो, एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन मेरी लीज लायबिलिटी को रीमेजर करो। दूसरा, लीज लायबिलिटी जस्ट बिफोर द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, उससे कंपेयर करो। मतलब फॉर एग्जांपल लीज लायबिलिटी एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन थी 100 रुपीज़ और रीमेजर्ड थी 110 रुपीज़, तो जो रीमेजरमेंट का जो एक्सटेंट है उसको अपने आरओयू से एडजस्ट कर दो, ताकि आपकी जो लीज लायबिलिटी एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन है वो रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखे, और जो असेट है आरओयू वो भी आपका रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखे। पीएनएल इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज आपका जो डी रिकॉग्निशन है वो नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? 3 केसेस, आप स्कोप इंक्रीज, कंसिडरेशन इज नॉट इक्विवेलेंट टू स्टैंड अलोन प्राइस तो रीमेजरमेंट, कंसिडरेशन चेंज हो रहा है तो रीमेजरमेंट, टर्म इंक्रीज हो रहा है रीमेजरमेंट।
रीमेजरमेंट में एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन रिवाइज कैश फ्लोज निकालो, रिवाइज लीज लायबिलिटी कंसिडर करो, उसको देखो ओरिजिनल क्या है, डिफरेंस को आरओयू से एडजस्ट करो, खत्म कर दो। और ये एडजस्टमेंट एंट्री मारने के बाद आपका पोजीशन क्या होगा एट द रेट ऑफ मॉडिफिकेशन, आपका जो लीज लायबिलिटी है वो रिवाइज्ड कैश फ्लोज पे दिखेगा और इक्विवेलेंट एडजस्टमेंट आपने आरओयू में भी मार दिया। बात समझ में आई? ठीक, सिंपल। इंड AS 116 में एक प्रिंसिपल आप हमेशा समझना कि आरओयू और लीज लायबिलिटी को हमेशा हैंड इन हैंड चलाना है, हैंड इन हैंड। मतलब अगर लीज लायबिलिटी चेंज हुआ उसका इमीडिएट इम्पैक्ट मेरा आरओयू में भी आएगा। देखो यहाँ पे भी आ रहा है लीज लायबिलिटी का इम्पैक्ट और रीमेजरमेंट अगर लीज लायबिलिटी का हो रहा है आरओयू का भी हो रहा है। यहाँ में भी आप जो भी लीज लायबिलिटी रीमेजर कर रहे हो उसका जो एडजस्टमेंट है वो आरओयू में भी मार रहे हो, ठीक है? तो हैंड इन हैंड चलाना है हमेशा। बात समझ में आई? अब यार ये देख लेना यार, अभी उसमें कौन सी रेट यूज़ करनी है, रिवाइज रेट यूज़ करनी है, एक्सेप्ट फॉर 3 केसेस। इतना डेप्थ में मैं नहीं जा रहा, पागल हो जाओगे, ठीक है? ये स्टडी का क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दो। कोई क्वेश्चन यहाँ पे लीज एग्रीमेंट क्या था, 1 अप्रैल 20 को 10 लाख कितने साल के लिए किया था, 5 साल, और उस दिन रेट 6% थी। फिर मैंने 3 साल तक एक्सटेंड करा दिया, सेम पेमेंट, लेकिन टर्म इंक्रीज हो गया 8 साल तक। तो ये मेरे चार्ट में ये कहाँ पे फॉल हो रहा है, चार्ट में कहाँ पे फॉल हो रहा है, टर्म इंक्रीज हो रही है। टर्म इंक्रीज हो रही है तो कौन सा अकाउंटिंग आएगा, रीमेजरमेंट अकाउंटिंग। कैसे होगा, ध्यान देना। एट द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन रिवाइज्ड रेट से मैं रिवाइज्ड लीज लायबिलिटी कंप्यूट करूँगा। कौन कितनी आई, 10 लाख, 7%, 5 साल। बिकॉज यहाँ पे 23 के स्टार्टिंग में मैंने 1, 2 + 3 साल मतलब 5 साल तक लीज लायबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है? ओपनिंग लीज लायबिलिटी, अब ध्यान दो, रिवाइज लीज लायबिलिटी मैंने कंप्यूट कर दी यहाँ पे, ठीक है? ये पार्ट हो गया। दूसरा, कंपेयर विथ लीज लायबिलिटी जस्ट बिफोर द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। वो तो मेरे अमोर्टाइजेशन टेबल से आएगा, तो मुझे पहले अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना पड़ेगा। अमोर्टाइजेशन टेबल बनाने के लिए मेरे को पहले ओपनिंग लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग लीज लायबिलिटी ये थी, फिर ये इंटू 6% माइनस 10 लाख, इंटू 6% माइनस 10 लाख, इंटू 6% माइनस 10 लाख हो के एक नंबर आएगा बिफोर मॉडिफिकेशन का, वो ये आ रहा है 18,391। मतलब ओपनिंग लीज लायबिलिटी नहीं निकालनी है अपन को, 3rd ईयर के बिगिनिंग में लीज लायबिलिटी निकालनी है, तो ओपनिंग को अमोर्टाइज करना पड़ेगा, ठीक है? और इसका डिफरेंस आपको आरओयू से एडजस्ट कर देना, इसका और इसका डिफरेंस आपको आरओयू से एडजस्ट कर देना। सिंपल ये अकाउंटिंग है, ठीक है? और ये वो वर्किंग बनाई है कि ये ओपनिंग था, 6% से इंटरेस्ट लूट किया, रीपेमेंट किया, इतना आया, ये यहाँ पे 6% रीपेमेंट, ये यहाँ पे 6%, फिर ये इजी हो जाता है अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो। बात समझ में आई? बहुत इजी था, बट लोगों को नहीं समझ में आता है लीज मॉडिफिकेशन और इंड AS 115 का कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। वो भी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन भी मैंने कराया हुआ है इसी चैनल पे, और ये भी मैंने करा दिया। दोनों टफ टॉपिक्स है, थोड़े से देख लेना, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन, लंबी होगी ये केस स्टडी थोड़ी, है ना? ठीक है। सजेस्ट फ्यू फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल कंसिडरेशंस अराइजिंग ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ ट्रक्स। देखो, ट्रक ब्रेकडाउन होता है बार बार, तो सबसे पहले तो धंधा जाता है, बिजनेस लॉस होता है, ठीक है? कस्टमर भाग जाते हैं, और या मैं कस्टमर को टाइम पे सर्विस नहीं दे पाता तो रेप्यूटेशनल इम्पैक्ट आता है, वगैरह वगैरह। देखते हैं फिनेंशियल लॉस इन केस ऑफ वैल्यूएबल शिपमेंट गेटिंग डैमेज्ड। ये कैसे हुआ? फॉर एग्जांपल, मैं अहमदाबाद से सूरत जा रहा था और बीच में ट्रक ख़राब हो गया, पेरिशेबल गुड्स थे, वैल्यूड थे, डैमेज हो गए, तो फाइनेंशियल लॉस। वो क्लाइंट मेरा गला पकड़ेगा कि तूने मेरा माल ख़राब कर दिया, ठीक है? इंश्योरेंस नहीं था या इंश्योरेंस था और वो उसने रिफ्यूज़ कर दिया क्लेम, तो FTL को भरना पड़ेगा। इंक्रीजिंग फाइन्स एंड लीगल फीस इन केस FTL ट्राइज टू compensate the loss capacity due to overloading। मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल मेरे को 90,000 किलो का ऑर्डर है और मेरे पास 9 ट्रक्स है, तो 10,000 पर ट्रक मैं भर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास 90,000 का ऑर्डर है, मेरे पास 8 ही ट्रक है, तो ये 10,000 से ऊपर ओवरलोड हो जाएगा। मैं ओवरलोड ट्रक लेके जा रहा था, मेरे को पकड़ लिया पुलिस वाले ने और बोला फाइन दो, लीगल फीस दो, ठीक है? तो ये इम्पैक्ट आता है। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट में इंस्टीट्यूट ने ये 3 दिए, आप कुछ एडिशनल लिख सकते हो। तोता नहीं बनना है, रट्टू तोता, ठीक है?
नॉन फाइनेंशियल में रेगुलरली चेंजिंग द लोड साइज में लीड टू रेप्यूटेशनल डैमेज, वो बोलेगा कि यार क्या है तेरा को भी ड्रग होता ही नहीं है, खाली नेगेटिव पब्लिसिटी एंड रिजल्टेंट लॉस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये तो आप छाप सकते हो इंस्टीट्यूट के आंसर से, दिस इज नॉट वेरी मच क्रिटिकल। ठीक है, क्रिटिकल अब आ रहा है। आइडेंटिफाई द एरर इन आर वेंकटेश करंट मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इन इम्प्लीमेंटिंग TQM। TQM का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ। ठीक है, TQM का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूँ। TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल वर्ड पे फोकस करो, टोटल वर्ड पे हैं सर, टोटल वर्ड पे। हाँ, एक बिजनेस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, HR हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, लीगल हो गया, फला फला फला। ठीक है, और एक बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन पकड़ लेता है। ठीक है, इजी रहेगा। तो क्या कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो सिर्फ प्रोडक्शन वाले की जिम्मेदारी है? नहीं। क्या सिर्फ वो डिलीवरी वाले की जिम्मेदारी है? नहीं। तो किसकी जिम्मेदारी है? सबकी। हाँ, कस्टमर सेटिस्फैक्शन HR की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोडक्शन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉजिस्टिक्स की भी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कौन बोलता है? TQM क्या है? फिलोसॉफी। क्या है फिलोसॉफी? ज्ञान। हमारे ज़माने में बड़े कहते थे ज्ञान। TQM क्या बोलता है कि बिजनेस के जितने भी फंक्शंस है उसको इंटीग्रेट करो। नो फंक्शन शुड ऑपरेट इन आइसोलेशन विद द अदर टू मीट कस्टमर नीड्स एक्सटर्नल, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इंटरनल। कस्टमर नीड्स बाहर के, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स अंदर के। और इससे और एक और चीज़ करो, फोकस ऑन कंटिन्यूस इंटरनल डेवलपमेंट। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लॉस हो गया तो अब इम्प्रूव करेंगे, नहीं। कांस्टेंट माइनर इम्प्रूवमेंट्स आप करते रहो। ठीक है, और एक और चीज़ है कि भाई इंटरनल एफिशिएंसी और फोकस ऑन वेस्ट रिडक्शन पे ज़्यादा एम्फोसाइज करता है TQM फिलोसॉफी। लेकिन TQM फिलोसॉफी का मेन पर्पस क्या है? सारे बिजनेस के फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करो टू मीट कस्टमर नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, एरर क्या है? मैंने एक MCQ में बोला कि मेंटेनेंस इज नॉन वैल्यू एडिंग बट इट इज़ नेसेसरी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, मैं ये लैपटॉप यूज़ करता हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए, और अब ये लैपटॉप फुल हो गया है। ठीक है, इसमें अब स्पेस नहीं है और बहुत सारी ऐप्स एक साथ चलती है तो हैंग भी होता है। तो जब मैं रिकॉर्डिंग करने बैठता हूँ ना, तब ये लैपटॉप हैंग हो जाता है। ठीक है, क्यों? मैंने इसको टाइम टू टाइम क्लीन नहीं किया, इसका फॉर एग्जांपल वायरस स्कैनिंग नहीं किया, इसका फॉर एग्जांपल मैंने डेटा जो क्लीन करना था, जो वीडियोस रिडंडेंट थी या जो वेस्ट था, उसको हटाया नहीं। ठीक है, क्यों? टाइम ज़्यादा जाता है। मैंने ऐसा बोला कि ये सब चीज़ें करने में टाइम जाता है, मुझे पूरा टाइम रिकॉर्डिंग करना रहता है। तो इससे क्या हुआ? लॉन्ग रन में मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने ट्रक्स को टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं किया, ट्रक्स में ऑयलिंग नहीं किया, ट्रक्स का ऑयल चेंज नहीं किया, ट्रक्स का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया, तो ट्रक्स लॉन्ग रन में डैमेज हुए। ठीक है, तो मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया। क्यों? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने में टाइम जाता है, ट्रक शेड में पड़ा रहता है, बट वो नेसेसरी है। लेकिन ये जो आर वेंकटेश है वो समझा नहीं, जिससे क्या हो गया? मेरे जो ट्रक्स है वो अनटाइमली ब्रेक डाउन हो गए, अनटाइमली। मैंने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया होता, मैंने अहमदाबाद से निकलने से पहले ही उसको चेक किया होता, तो अहमदाबाद टू सूरत मेरा स्मूथली वो ट्रक जाता। मैंने चेक किया, मैंने डाल दिया, तो अहमदाबाद और सूरत के बीच में ट्रक ब्रेक डाउन हो गया। फ्लाइट्स में ऐसा होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जब भी फ्लाइट रिटर्न होती है और टेक ऑफ होती है उससे पहले उसका पूरा चेकअप होता है, नहीं तो फ्लाइट अगर रास्ते में अटक गया तो क्या होगा? ठीक है, तो एरर क्या थी? ओवरलुक द एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ट्रक्स लीडिंग टू ब्रेकडाउन्स एंड अनयूजुअल रिपेयर्स। अनयूजुअल रिपेयर्स की कॉस्ट हमेशा यूजुअल रिपेयर्स से ज़्यादा होती है, ये भी समझ लो। अनयूजुअल रिपेयर्स में फॉर एग्जांपल नट बोल्ट टाइट करना, ठीक है, ये सब चीज़ें हम यूजुअली करते हैं। लेकिन अनयूजुअल रिपेयर्स, ट्रक का इंजन ख़राब हो गया तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो एरर क्या किया? ओवरलुक द एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द ट्रक लीडिंग टू अनयूजुअल रिपेयर्स एंड ब्रेकडाउन्स। ये किसकी गलती है? आर वेंकटेश की। कौन सी फिलोसॉफी इंप्लीमेंट करने में? TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। थर्ड क्वेश्चन, advise on the lean management philosophy that R. Venkatesh can implement to address the issue of unexpected breakdown of trucks. लीन मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ोगे तो एक टॉपिक आएगा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का। क्या आएगा सर? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस।
और ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का जो टॉपिक है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू मशीनरी। और ये टॉपिक ऐसा बोलता है कि आप अपने मशीन्स को ऑलवेज टॉप नॉच कंडीशंस में रखो। टॉप नॉच कंडीशंस में मतलब हमेशा एकदम अप टू डेट रखो, ताकि जब भी काम आए तो वो मशीन इफेक्टिवली काम कर पाए। ठीक है, द कंपनी शुड इम्प्लीमेंट TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, टू एड्रेस द इशू ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ ट्रक्स। TPM की फिलोसॉफी मैं आपको बता देता हूँ। TPM इज अ लीन मैनेजमेंट फिलोसॉफी दैट हेल्प्स टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम। प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम मतलब क्या? आपकी मशीनरी। TPM gives all equipment in top working condition to avoid breakdown and delay in operations। मतलब ऐसा बोलते हैं कि आपको अगर ब्रेकडाउन्स और डिले इन ऑपरेशंस को प्रिवेंट करना है तो आप अपने मशीन्स को और अपने इक्विपमेंट्स को हमेशा टॉप क्वालिटी पे रखो। मतलब टाइम टू टाइम उसको मेंटेन करो, छोटा मोटा मेंटेनेंस खुद कर लो, और अगर कोई बड़ा मेंटेनेंस है तो ये मेंटेनेंस टीम को आप हायर करो। ठीक है, द TPM फोकसेस ऑन 8 पिलर्स विच द 5S इज अ फाउंडेशन। देखो 5S TQM के 5S TQM के, लेकिन इतना डेप्थ में मैं नहीं गया बिकॉज आंसर इतू सा ही है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि TQM इम्प्लीमेंट करने में कौन सी एरर होगी। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि TQM एक्सप्लेन करो, तो मैंने TQM के एसोसिएटेड 5S भी आपको एक्सप्लेन नहीं किए, और आपको भी एग्जाम में नहीं करने। क्वेश्चन टू आंसर पॉइंट टू पॉइंट जाना केस स्टडी में हमेशा, बिकॉज ये भी 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन है जिसका एक सब पॉइंट है, मतलब इसका 1 मार्क का भी होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, देखो इसका क्रक्स में बता दूं। ट्रक ड्राइवर शुड बी ट्रेन टू हैंडल माइनर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फ्रीइंग अप मिस्टर सोनीज टाइम टू अटेंड मोर कॉम्प्लिकेटेड टास्क दैट रिक्वायर मोर एक्सपर्टीज। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस। इसको बोलते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस। ये जो 8 पिलर है ना, 8 पिलर TQM के, उसका एक पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे थोड़ा बहुत लैपटॉप रिपेयरिंग आता है, थोड़ा बहुत, तो मैं क्या करता हूँ, टाइम टू टाइम लैपटॉप में से कचरा क्लीन करता रहता हूँ। ठीक है, टाइम टू टाइम लैपटॉप को थोड़ा बहुत मैं क्या करता हूँ, वायरस स्कैन करता रहता हूँ, ताकि लैपटॉप मेरा टॉप वर्किंग कंडीशन में रहे। फिर एकदम से अगर लैपटॉप उड़ गया तो मुझे टेक्नीशियन के पास जाना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रिपेयर मैं खुद सीख लूँ तो मेरा लैपटॉप है वो हमेशा टॉप वर्किंग कंडीशन में रहेगा। सिमिलरली यूज़र मतलब कौन है? ट्रक ड्राइवर। यूज़र मतलब कौन है? ट्रक ड्राइवर। क्या हो गया? हाँ, ट्रक ड्राइवर को थोड़ा बहुत मेंटेनेंस सिखा दूँ, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस इसी को सिखा दूँ, ताकि मैं वो जो टेक्नीशियन है जो रिपेयर करता है मिस्टर सोनी, उसका टाइम खाली रहे। ये तो ट्रक क्या है, उसको ट्रक ड्राइवर को अगर नट बोल्ट भी टाइट करने नहीं आते वो उसको बुलाएगा, और वो बेचारा फंसा हुआ है किसी कॉम्प्लिकेटेड टास्क में। 9 ट्रक के बीच में एक बेचारी नन्ही सी जान अगर मेंटेनेंस में है तो वो तो पागल हो जाएगा। बात समझ में आ रही? और चौथा क्वेश्चन, डिस्कस हाउ द रिकमेंडेड लीन मैनेजमेंट फिलोसॉफी, मतलब TPM अलाइंस एंड सपोर्ट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ TQM। TQM क्या बोलता है? सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करो। TQM क्या बोलता है? सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करो। उसमें से एक फंक्शन आपका ये भी है मेंटेनेंस वाला। अगर वो खुद से ही कंटिन्यूअसली इंप्रूव करके अपना जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा बहुत ऑटोनोमस मेंटेनेंस कर लेता है, तो मेरे जो मशीनरी है वो टॉप नॉच वर्किंग कंडीशन में रहेंगे, जिससे कभी ब्रेकडाउन नहीं होंगे, और मेरे जो कस्टमर्स है उसको कभी नुकसान नहीं होगा। और या तो फिर ऐसा समझ लो कि मैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज कर रहा हूँ। कैसे? अपनी मशीनरी को हमेशा टॉप नॉच कंडीशन में रख के। ठीक है, पढ़ लेना है यार, ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, ये सब नहीं करा रहा मैं। ठीक है, तो ये थी आपकी RTP की केस स्टडी नंबर 1। काफ़ी बड़ी थी, इसमें वो जो परफॉर्मेंस पिरामिड है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी केस स्टडी ईजी थी। थोड़ा इंडेस 116 वाले टॉपिक में अपन ने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बिकॉज वो टॉपिक लोगों को दिक्कत देता है। अगर वो आप लोगों को अच्छे से आता है तो क्वेश्चन कुछ नहीं था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी ईजी था और MCQs में भी था नहीं। ठीक है, केस स्टडी बड़ी थी तो डरावनी थी, लेकिन व्हेन यू ब्रेक इट डाउन टू क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल वो 8 मार्क का परफॉर्मेंस, ये फॉर एग्जांपल ये केस स्टडी एग्जाम में आ गई, तो 8 मार्क का परफॉर्मेंस पिरामिड भूल जाओ तो भी बाकी की केस स्टडीज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर मैनेजेबल। ठीक है, आप ऐसी केस स्टडी में भी 12-13 मार्क्स लेके आ सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही था। दूसरी केस स्टडी, तीसरी केस स्टडी RTP करते हैं, MTP में देखता हूँ मैं कैसे करवा सकता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय यार, मज़े करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।